जियो येयांग की नजर में दाओहुआ ने बिना कोई निशान छोड़े गांठदार सूप खा लिया और खाने के बाद उसने एक संतुष्ट डकार भी ली। क्या आपका पेट भर गया है? इस डर से कि जियो येयांग उसके लिए फिर से खाना पकाने की पेशकश करेगा, दाओहुआ ने जल्दी से कहा, मैं भर गया हूँ, मैं भर गया हूँ, न केवल भरा हुआ बल्कि भरवां भी। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। वो इतनी व्यस्त हो गई थी कि अपना जन्मदिन ही भूल गई थी। उसका सबसे बड़ा भाई, तीसरा भाई और चौथा भाई उसके चारों ओर थे, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, जिसे उसका जन्मदिन याद था वह जियो येयांग था। जियो येयांग बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। दाओहुआ ने आसमान की ओर देखा, जो अब पूरी तरह से काला हो गया था। अपने हाथ से अपना मुंह ढककर जम्हाई ली और जियो येयांग से कहा, मैं सोने के लिए वापस जा रहा हूँ, तुम्हें भी जल्दी आराम करना चाहिए। भले ही बीमारी खत्म हो गई हो, लेकिन शरीर को अभी भी स्वस्थ होने के लिए समय चाहिए। जियो येयांग ने सिर हिलाया, ठीक है। दाओहुआ के जाने के बाद जियो येयांग ने खाली कटोरे को देखा जिसमें सूप का कोई अंश नहीं बचा था और डेफू से मुस्कुराते हुए कहा, दाओहुआ ने इसे पूरा खा लिया, जिसका मतलब है कि मेरे द्वारा बनाए गए दीर्घायु नूडल्स का स्वाद काफी अच्छा होना चाहिए। डेफो, उसे इसका उत्तर कैसे देना चाहिए था? मिस यान के पास स्पष्ट रूप से अपने मालिक की इच्छा के विरुद्ध जाने का साहस नहीं था, इसलिए उसने सारा ढेलेदार सूप खा लिया। अपने स्वामी को प्रसन्न देखकर डेफू ने बुद्धिमानी से अपना मुंह बंद रखा। खैर, मास्टर का खाना अच्छा था या नहीं, इससे उसे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वह वैसे भी इसका आनंद नहीं ले सकता था। मिस यान को इसकी चिंता स्वयं करने दें। छोटा राजकुमार कहाँ गया? वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? यान वेनकाई ने जियो येयांग के कमरे की ओर देखा और देखा कि दरवाजा बंद था और रोशनी नहीं जल रही थी। बहुत हैरान महसूस हुआ। डोंग युवानिक सुआन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, छोटे राजकुमार को आज दोपहर से नहीं देखा गया है। यान वेनकाई, शहर में महामारी अब नियंत्रण में है। अब व्यस्त होने के लिए बहुत कुछ नहीं है ना? यान वेनशियू ने कुछ देर सोचा और कहा, शायद छोटे राजकुमार के पास अन्य मामले भी हैं। यान वेनकाई ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के बाद, यह देखकर कि यान वेनशियू, यान वेनताओ और झो चेंगे अभी भी आसपास थे, उसने फिर से कहा, क्या आप सोने के लिए वापस नहीं जा रहे हैं? मैं थक गया हूँ। यान वेनताओ, जो आमतौर पर ज्यादा बात नहीं करते थे, मुंह सिकोड़कर बोले, मुझे लगता रहता है कि मुझे कुछ करने की जरूरत है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि यह क्या है। यान वेनकाई ने तुरंत देखा, यह क्या है? यान वेनताओ ने अपना सिर खुजलाया, मुझे बस याद नहीं आ रहा। उसे इस तरह देखकर यान वेनकाई ने उपेक्षापूर्वक अपना हाथ लहराया, फिर इसके बारे में सोचना बंद करो, यह शायद महत्वपूर्ण नहीं है। अभी हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या हम मध्य शरद ऋतु महोत्सव के दौरान शहर छोड़ सकते हैं। उनके शब्दों ने यान वेनताओ को याद दिलाया, और यहाँ तक यान वेनशियू को भी याद आया कि वह कौन सा दिन था जब उन्होंने मध्य शरद ऋतु महोत्सव का उल्लेख किया था। आज हमारी सबसे बड़ी बहन का जन्मदिन है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, यान वेनकाई स्तब्ध रह गए। डोंग युवानिक सुआन, जो शतरंज की बिसात पहुंच रहा था, रुका और उसकी नजर तेजी से उस कमरे की ओर चली गई जहां जियो येयांग रह रहा था। आह, मैं इस बारे में कैसे भूल सकता हूँ? यान वेनकाई ने नाराज होकर अपना हाथ थपथपाया, बहुत रात हो चुकी है, अब हमारी सबसे बड़ी बहन का जन्मदिन मनाने में बहुत देर हो गई है। आपका क्या मतलब है कि बहुत देर हो चुकी है? इस समय जियो येयांग डेफो के साथ लौट आया। यान वेनकाई ने उसकी ओर देखा और कहा, आज मेरी सबसे बड़ी बहन का जन्मदिन है, लेकिन हम सभी इसके बारे में भूल गए। जियो येयांग मुस्कुराया, मुझे लगा कि यह कुछ गंभीर है। खैर, देर हो रही है, सभी को वापस जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। इसके साथ ही वह डेफो के साथ अपने कमरे में लौट आया। यह देखकर यान वेनकाई अचंभित हो गई और फिर असंतोष से बुदबुदाया, यह हमारी सबसे बड़ी बहन का जन्मदिन है, और छोटा राजकुमार इसके बारे में बहुत धुलमुल लग रहा है। डोंग युवानिक सुआन की आंखें चमक उठी, और वो मुस्कुराया, अगर तुम्हें परवाह है,
तो बाद में मिस यान को जन्मदिन का उपहार क्यों नहीं देते? यान वेनकाई ने अपना सिर हिलाया। ये वैसा नहीं है। उपहार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इसकी तुलना व्यक्तिगत रूप से करने से नहीं की जा सकती। उस पर सभी ने मुड़कर यान वेनकाई की ओर देखा। यान वेनकाई को उनकी नजरों से असहजता महसूस हुई और वह खुद को पीछे हटने से नहीं रोक सके। क्या क्या मैंने कुछ गलत कहा? सू होंगक्सिन ने प्रशंसा करते हुए कहा, वेनकाई, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा इतना नाजुक पक्ष है। यह देखकर कि हर कोई उससे आश्चर्यचकित था, यान वेनकाई तुरंत गर्व से फूल गया, अपनी छाती सीधी की और अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। हे, मेरे बारे में अभी भी बहुत कुछ है जिसे आप सभी नहीं समझते हैं। अपने आंगन में लौटने के बाद दाओहुआ ने डोंग युवानयाओ के साथ कुछ देर तक बातचीत की और फिर नहाने चली गई और सो गई। शायद इसलिए कि महामारी नियंत्रण में थी और निवास में सभी लोग ठीक हो गए थे। अपने कंधों पर बोझ के बिना दाओहुआ सुबह होने तक गहरी नींद सोती रही। अगली सुबह जैसे ही उसने थोड़ा उज्ज्वल आकाश देखा, दाओहुआ ने अपने शरीर को फैलाया और वांग मैनमैन से कहा, मैनमैन, मेरा चाबुक ले आओ। मैंने कुछ समय से इसके साथ अभ्यास नहीं किया है। मुझे बाहर जाकर घूमने की जरूरत है। क्रैक क्रैक क्रैक। डोंग युयान्याओ चाबुक की आवाज से जाग गया। यह कैसा शोर है? नौकरानी ने तुरंत उत्तर दिया, मिस, यह यान मिस आंगन में अपने चाबुक के साथ अभ्यास कर रही है। वह वास्तव में उस चाबुक से बहुत चालाक है। मूल रूप से अभी भी नींद में था। डोंग युयान्याओ यह सुनकर तुरंत सतर्क हो गया और तुरंत उठ बैठा। सचमुच? जल्दी, मुझे तैयार होने में मदद करें, मैं देखने के लिए बाहर जा रहा हूँ। डोंग युवानयाओ को अपने कमरे से बाहर निकलने में ज्यादा समय नहीं लगा। दाओहुआ को आंगन में तूफान मचाते हुए देखकर उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। एक नजर में वह जानती थी कि दाओहुआ सिर्फ खेल नहीं रहा था बल्कि गंभीरता से अभ्यास कर रहा था। जब दाओहुआ ने डोंग युयान्याओ को देखा तो उसने तुरंत अपना चाबुक हटा दिया। उसके चेहरे पर क्षमा याचना की अभिव्यक्ति थी। क्षमा करें, मैं आपके बारे में भूल गया। क्या मैंने आपको जगाया? डोंग युवानयाओ मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। नहीं, अब मेरे उठने का समय हो गया है। जैसे ही वह बोल रही थी, उसने दाओहुआ के हाथ में चाबुक की ओर देखा। मुझे लगता है कि आप पिछले कुछ समय से इसका अभ्यास कर रहे हैं। आप पहले से ही इसमें काफी अच्छे हैं। दाओहुआ के चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। क्या आप कोड़े के बारे में जानते हैं? डोंग युवानयाओ ने अपना सिर हिलाया। मैं कोड़े के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं बल को समझता हूँ। इसके साथ ही उसकी आकृति सीधी हो गई और उसके हाथ तेजी से तलवार घुमाने की मुद्रा में आ गए। उसकी तनावपूर्ण मुद्रा से एक नजर में यह स्पष्ट था कि उसमें शक्ति की प्रबल भावना झलक रही थी। दाओहुआ अब वास्तव में आश्चर्यचकित था। आप मार्शल आर्ट का भी अभ्यास कर रहे हैं। वह जितनी भी युवा महिलाओं को जानती थी, उनमें से झोउ जिंगवान जैसी पसंदीदा महिलाओं को भी घर पर सौम्य और शालीन रहना सिखाया गया था। चाकू लहराना या बंदूक चलाना सख्त मना था। उनके परिवार में नियम इतने सख्त नहीं थे। अपनी दादी और मां के सहयोग से अंकल किन के साथ सौभाग्यशाली मुलाकात के साथ दाओहुआ को चाबुक का उपयोग करना सीखने का मौका मिला। डोंग युयान्याओ ने अपना रुख छोड़ दिया और हंसते हुए कहा, मैं बचपन से ही सक्रिय रही हूँ। जब मेरे भाई ने मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू किया, तो मैंने उसका अनुसरण किया और उससे सीखा। यह देखकर कि मैंने वास्तव में इसका कितना आनंद लिया, मेरे पिता मुझे तलवारबाजी सिखाने के लिए विशेष रूप से एक मार्शल आर्ट मास्टर को नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े। मैं अब कई वर्षों से सीख रहा हूँ। दाओहुआ, क्या ऐसा है? मैंने 2 साल से भी कम समय तक चाबुक से प्रशिक्षण लिया है। डोंग युयान्याओ की आंखें चमक उठी और उसने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए दाओहुआ को नापते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अगर हमारे बीच थोड़ी प्रतिस्पर्धा हो तो कैसा रहेगा? दाओहुआ उत्सुक था। हम कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? डोंग युवानयाओ ने एक पल के लिए सोचा। चाबुक और तलवार दोनों आसानी से किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, तो चलो इसके बजाय हाथ से मुकाबला करें। ठीक है। दाओहुआ तुरंत सहमत हो गई। उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली जैसे कि एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो।
यह देखकर डोंग युवानयाओ डरे नहीं बल्कि कोशिश करने के लिए उत्सुक थे। उनमें से दो, एक अपने कौशल का परीक्षण करना चाहता था और दूसरा अंततः किसी के साथ बहस करने के लिए ढूंढ रहा था। एक ही बार में एक दूसरे से भिड़ गए। बिना कुछ कहे वे मैदान में कूद पड़े। अन्य लोगों के अलावा वांग मनमन और गुयु भी समय समय पर खड़े होकर दोनों को देखते रहे, उनका हौसला बढ़ाते रहे और उन्हें प्रोत्साहित करते रहे। जियो येयांग और पड़ोसी आंगन के अन्य लोगों ने हंगामा सुना और जल्दी से वहां पहुंचे। जैसे ही वे आंगन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्होंने दाओहुआ और डोंग युवानयाओ को एक गर्मागर्म लड़ाई के बीच में देखा। उनका आदान प्रदान भयंकर और ठोस था, जिसमें खेलने कूदने या पीछे हटने का कोई संकेत नहीं था। थोड़ी देर तक देखने के बाद यान वेनकाई ने सोचा, मैंने हमेशा सोचा था कि हमारी सबसे बड़ी बहन मनोरंजन के तौर पर चाबुक से अभ्यास करती है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वह वास्तव में अपनी चाल में बिल्कुल भी बुरी नहीं है। उस स्वीप किक, उस बैकहैंड पंच को देखो, बहुत अच्छा। अगर वे तुम्हें मारते हैं तो शायद उन्हें थोड़ी चोट लगेगी। डोंग युवानिक सुआन ने हंसते हुए कहा, मेरी बहन और यान मिस का मार्शल आर्ट का अभ्यास ताकत के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी चपलता को निखारने के बारे में है। एक तलवारबाजी सीख रहा है और दूसरा चाबुक कौशल। अगर वे वास्तव में अपनी गति बढ़ाते हैं, तो हमें उनका सामना करते समय भी सावधान रहना होगा। जियो येयांग ने सहमति में सिर हिलाया, युवानिक सुआन सही है। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाली महिलाओं को हमारी तरह ताकत पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वे बहुत सख्त हो गईं तो ऐसा नहीं होगा। दाओहुआ और बाकी लोगों की तरह बनना बिल्कुल सही है। हे भगवान, वे लगभग आधे घंटे से झगड़ रहे हैं और अभी भी नहीं रुके हैं। यान वेनकाई ने अपने आप में बुदबुदाया जब उसने दाओहुआ और डोंग युवानयाओ को अभी भी आंगन में अपने मैच में उलझा हुआ देखा। यह लगभग उतना ही समय था जितना उन्हें अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में लगता था। डोंग युवानिक सुआन ने हंसते हुए कहा, युवानयाओ और यान की बहन दोनों आसानी से हार स्वीकार करने वालों में से नहीं हैं। मुझे लगता है कि उनमें अभी भी कुछ लड़ाई बाकी है। जियो येयांग ने भी हंसते हुए कहा, दाओहुआ, ठीक है, वो काफी लचीली है। देखो, हर बार जब डोंग की युवा महिला उसे दूर धकेलती है, तो वह अपने दांत भींच लेती है और वापस आरोप लगाती है। हालांकि डोंग की युवा महिला ने मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में लंबा समय बिताया है, चाहे वह प्रतिक्रिया की गति या तकनीक के मामले में हो, वह दाओहुआ से थोड़ी बेहतर है। हालांकि डोंग की युवा महिला में दाओहुआ जितनी सहन शक्ति नहीं है। यदि वह इसी तरह दाओहुआ द्वारा परेशान होती रही, तो उनमें से कोई भी अल्पावधि में दूसरे से बेहतर नहीं हो पाएगा। वास्तव में, जैसा कि जियो येयांग ने टिप्पणी की, दाओहुआ और डोंग युवानयाओ दोनों उस समय थक गए थे, फिर भी कोई भी हार स्वीकार नहीं करना चाहता था, और इसलिए गतिरोध जारी रहा। उन दोनों को उनके झगड़ों के कारण पसीने से लथपथ देखकर यान वेनकाई उन्हें देखते ही थक गया, और अपने होठों को मोड़ते हुए उसने कहा, इसका क्या मतलब है, आप सभी महिलाएं हैं, इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा क्यों करें। उसकी आवाज धीमी नहीं थी, और जैसे ही दाओहुआ और डोंग युवानयाओ, जो इस बात पर विचार कर रहे थे कि लड़ाई को कैसे रोका जाए, ने सुना, उन्होंने तुरंत एक दूसरे पर नजर डाली, एक साथ अपनी चालें वापस ले ली, और फिर यान वेनकाई की ओर देखने लगे, और अपने हाथों को एक साथ रगड़ते हुए सीधे उसकी ओर चले गए। यान वेनकाई को परेशानी का आभास हुआ क्योंकि उसने दोनों को पास आते देखा लेकिन डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसने अपनी छाती फुलाकर मजाक किया, अब क्या? तुम दोनों मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहते हो? दोनों यथोचित रूप से कुशल थे, लेकिन एक सच्चे मार्शल कलाकार के रूप में उनकी तुलना करना कुछ हद तक अपर्याप्त था। कोशिश करने के लिए उत्सुक, डोंग युवानयाओ ने सलामी में अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, चौथे भाई यान, कृपया सलाह दें। दाओहुआ ने खुशियों से बचते हुए घोषणा की, चौथे भाई, सावधान रहो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने उसकी ओर एक मुक्का मारा। यान वेनकाई ने अपना सिर झुकाया और तेजी से उसे चकमा दिया। अपने कौशल का आनंद लेने ही वाला था कि उसे अपने पैरों में दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और पाया कि डोंग युवानयाओ का पैर किसी तरह उसकी ओर निकल आया था,
जो उसे ऊपर गिराने का प्रयास कर रहा था। ओह, तो यह एक के विरुद्ध दो हैं, क्या आप इसके पीछे हैं? डोंग युवानयाओ में यान वेनकाई को हराने की ताकत नहीं थी, जिसने तुरंत अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में दुर्जय होने का क्या मतलब है। यह देखकर दाहुआ और डोंग युवानयाओ ने डरने के बजाय एक दूसरे पर मुस्कुराहट बिखेरी। इसके बजाय उन्होंने उस पर सीधा हमला कर दिया। बगल में जियो येयांग और डोंग युवानक्सुआन ने मनोरंजन में अपने सिर हिलाए जब उन्होंने यान वेनकाई को दोनों तरफ से एक एक से घिरा हुआ देखा। उसे अपना मुंह चलाने के लिए सही सेवा मिलती है। आंगन में तीनों की लड़ाई देखकर जियो येयांग को बहुत आराम महसूस हुआ। महामारी नियंत्रण में थी। उनके चाचा अपने कर्तव्यों के पूरा होने की सूचना दे सकते थे और सम्राट चाचा राहत की सांस ले सकते थे। डोंग युवानक्सुआन भी सहज था। वह अब खतरे से बाहर है, उसकी बहन सुरक्षित है और परिवार के बुजुर्ग निश्चिंत हो सकते हैं। आंगन में सबसे पहले यान वेनकाई ने काफी आसानी से प्रबंधन किया, लेकिन धीरे धीरे दाओहुआ और डोंग युवानयाओ अधिक तालमेल में आ गए। एक ध्यान भटकाता था जबकि दूसरा हमला करता था और अंततः यान वेनकाई को कुछ प्रहार करने पड़े। आउच, इसे रोको, दर्द हो रहा है। यान वेनकाई मुंह बनाकर चिल्लाया। दाओहुआ और डोंग युयान्याओ ने कुछ और चालें जारी रखी, इससे पहले कि वे रुक गए और विजयी हंसी के साथ एक तरफ खड़े हो गए। यान वेनकाई ने उस हाथ को रगड़ा जिसने प्रहार झेला था और ताना मारते हुए कहा, आत्मसंतुष्ट मत हो, मैं बस तुम्हारे साथ नरमी बरत रहा था, यह देखते हुए कि तुम दो युवा महिलाएं हो, मेरे पास जोर से प्रहार करने का साहस नहीं था। दाओहुआ ने अपने माथे से पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, चौथे भाई, मत भूलो, युवानया और मैं हथियारों का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे। यान वेनकाई ने उपहास किया, मैं भी नहीं था, अन्यथा तुम्हें कोई कदम उठाने का मौका नहीं मिलता। डोंग युवानयाओ ने हंसते हुए कहा, चौथे भाई यान, बहुत अधिक शेखी बघारने से आपको अपनी जीभ काटनी पड़ सकती है। यान वेनकाई को दो लड़कियों के साथ बहस करते हुए देखकर डोंग युवानक्सुआन अपना सिर हिलाने से नहीं रोक सका और कहा, अब आपके बाहर आने का समय हो गया है। किसी पुरुष को किसी महिला के आंगन में यूं ही घुसपैठ नहीं करनी चाहिए, है ना? अगली बार मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। एक दुखद विदाई के साथ यान वेनकाई फिर आंगन से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद दाओहुआ और डोंग युवानयाओ ने एक दूसरे को देखा और फिर से मुस्कुराए। दाओहुआ ने टिप्पणी की, मेरा चौथा भाई वास्तव में बहुत प्यारा है। भविष्य में हम अक्सर उसके साथ झगड़ सकते हैं। डोंग युवानयाओ ने सहमति में सिर हिलाया, यह बहुत अच्छा लगता है। मेरा भाई हमेशा कहता था कि फोर्थ ब्रदर यान थोड़ा सरल व्यक्ति है, लेकिन मुझे लगता है कि वो काफी चौकस है। वह अभी पूरे मुकाबलों के दौरान हमारे प्रति विचारशील था। दाओहुआ ने गर्व से देखा और कहा, बेशक, मेरा चौथा भाई एक सज्जन व्यक्ति है, जोड़ने से पहले रुकते हुए, हालांकि कभी कभी वह वास्तव में काफी लापरवाह और असावधान होता है। डोंग युवानयाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ज्यादातर लड़के ऐसे ही होते हैं। दाओहुआ, चलो, हमें सफाई करने के लिए अंदर जाना चाहिए और सर्दी नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद दाओहुआ और डोंग युवानयाओ के बीच संबंध बेहतर होते गए। अधिक बातचीत के साथ दाओहुआ ने पाया कि डोंग युवानयाओ के विचार आधुनिक और प्रगतिशील थे। उसके साथ बातचीत करते हुए उन्हें हमेशा बहुत सारी समानताएं मिलती थीं। इसके अतिरिक्त उन दोनों को हठधर्मी नियमों से बंधे रहना और आंतरिक आंगन तक ही सीमित रहना पसंद नहीं था। उन्होंने पाया कि उनके विचार और विचार आश्चर्यजनक रूप से एक जैसे थे और इस तरह वे एक दूसरे के करीब आते गए। इंपीरियल कोर्ट द्वारा औषधीय जड़ी बूटियों के कई बैच वितरित करने के बाद जिंगयुन प्रांत में महामारी को पूरी तरह से नियंत्रित किया गया था। शहर में कोई नया मामला नहीं आया और जो लोग संक्रमित हुए थे उनकी हालत में सुधार हो रहा है। हालांकि बीमारी के किसी भी अप्रत्याशित प्रसार को रोकने के लिए शहर के द्वार बंद रहे। 8वें महीने के 15वें दिन दाओहुआ और उसके साथियों ने जिंग कोर्टयार्ड में मध्य शरद ऋतु समारोह मनाया। मेरी सबसे बड़ी बहन के लिए भगवान का शुक्र है, अन्यथा
इस वर्ष आप सभी के पास खाने के लिए मूनकेक भी नहीं होंगे। यान वेनकाई ने एक हाथ में मूनकेक पकड़कर डोंग युवानक्सुआन और अन्य लोगों के सामने गर्व के साथ दावा किया। सू होंगक्सिन ने केवल उसकी ओर देखा और बातचीत में शामिल नहीं हुआ, इसके बजाय उसने अपना मूनकेक खाने पर ध्यान केंद्रित किया। सीमित सामग्री के कारण मिस यान द्वारा बनाए गए मूनकेक दुर्लभ थे। बड़े खाने वाले यान वेनकाई के साथ शब्द बर्बाद करने की तुलना में कुछ अधिक मूनकेक खाना अधिक सार्थक है। जियो येयांग को छोड़कर, जो अपना खाना खाने में व्यस्त था, बाकी लोगों ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया। इसकी मदद नहीं की जा सकी। पिछले 1 या 2 महीने से वे सादा खाना खाने के अलावा दवा के अलावा कुछ भी नहीं पी रहे थे। स्वाभाविक रूप से वे अब और अधिक खाना चाहते थे क्योंकि आखिरकार उनके पास त्योहार के लिए मूनकेक थे। कुछ ही समय में युवाओं के समूह ने मूनकेक की कई प्लेटें चट कर लीं। जब तक दाओहुआ और डोंग युवानयाओ गर्म बर्तन तैयार करने के लिए नौकरों के साथ लौटे, उन्होंने देखा कि सभी खाली प्लेटें थीं। तभी जियो येयांग और अन्य लोगों को याद आया कि उन दोनों ने अभी तक खाना नहीं खाया है, और उन सभी के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। यान वेनकाई, जिसके पास तेज हाथ थे, के पास अभी भी आधा मूनकेक बचा हुआ था। उसने दाओहुआ की ओर शर्मीली मुस्कान के साथ देखा और कहा, बड़ी बहन, क्या आप बुरा मानेंगी? यदि आप बुरा न माने, मुझे बुरा लगता है। दाओहुआ ने सीधे हस्तक्षेप किया और गर्म बर्तन के लिए डिपिंग सॉस तैयार करने के लिए मुड़ गया। अजीब महसूस करते हुए यान वेनकाई मुस्कुराए। केवल दाओहुआ से पूछना कुछ हद तक अनुचित लग रहा था, इसलिए वह मूनकेक के साथ डोंग युवानयाओ की ओर मुड़ गया। उसे अपनी ओर देखते हुए देखकर डोंग युवानयाओ ने तुरंत कहा, मुझे मूनकेक पसंद नहीं है, और दाओहुआ में शामिल होने के लिए जल्दी से चली गई। यान वेनकाई अवाक रह गए। इतनी तेजी से क्यों भागे? मैं बाघ नहीं हूँ। तिरस्कार में खर्राटे लेते हुए उसने फैसला किया कि वह इसे पेश नहीं करेगा और तुरंत एक घूंट में आधा मूनकेक खा लिया। अन्य लोग इस दृश्य को देखकर हंसे बिना नहीं रह सके। बस फिर गर्म बर्तन तैयार था। दाओहुआ ने सभी को खाने के लिए बुलाया। किसी बुजुर्ग के मौजूद न होने और विदेशी भूमि में होने के कारण समूह ने अपने सामान्य प्रतिबंधों को त्याग दिया। खाने की मेज अनर्गल खाने पीने और मौज मस्ती से भरी हुई थी। दाओहुआ भी इस समय बहुत निश्चिंत था। यदि ऐसा नहीं होता कि हर कोई अभी अभी लंबी बीमारी से उबरा है, तो वह आनंद लेने के लिए खातिरदारी के एक बर्तन को भाप में पकाना पसंद करती। थोड़ी देर के बाद दाओहुआ का पेट भर गया, लेकिन टेबल को जल्दी छोड़ना उचित नहीं होगा, इसलिए वह टेबल पर बैठे अन्य लोगों का आकलन करने लगी। अपने सामने खिलखिलाते युवकों के समूह को देखकर दाओहुआ धीरे से मुस्कुराई, अचानक चिंतित हो गई और डोंग युवानयाओ से कानाफूसी करने लगी। आपको इनमें से कौन सा बेहतर लगता है? वो किसी और से ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं करेगी, झोउ जिंगवान से भी नहीं। हालांकि झोउ जिंगवान अपने परिवार द्वारा अत्यधिक विवश नहीं थी, फिर भी वह उस युग की मानसिकता से सीमित थी। यह वैसा ही था जैसे नाटकों के दौरान अभिनेताओं के फिगर और लुक पर चर्चा करते समय झोउ जिंगवान को यह शर्मनाक लगता था। लेकिन डोंग युवानयाओ अलग थे। वह अधिक साहसी, अधिक लापरवाह थी और उनमें एक बात समान थी, वे दोनों चेहरे के पारखी थे। जैसा कि अपेक्षित था, यह सुनकर डोंग युवानयाओ ने उन्हें चमकती आंखों से देखा। बड़प्पन के मामले में लिटिल प्रिंस एक ऐसी सुंदरता दिखाते हैं जिसकी तुलना कोई और नहीं कर सकता। दाओहुआ ने सिर हिलाया। बिना कुछ कहे भी जियो येयांग की उपस्थिति हर किसी का ध्यान खींचती थी। जहां तक अनुग्रह की बात है, आपका बड़ा भाई बुरा नहीं है। भाई झोउ के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि वह थोड़ा सा अभिनय करता है, अपने से अधिक गंभीर दिखने की कोशिश करता है। दाओहुआ दिल से हंसा और बार बार सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं भी यही सोचता हूँ। मेरा बड़ा भाई अभी भी मोटी चमड़ी वाला नहीं है, कभी कभी वह शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन भाई झोउ नहीं। डोंग युयान्याओ ने आगे कहा, अगर हम दयालुता और समझ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरा भाई सबसे अच्छा है। दाओहुआ ने सिर हिलाया। भाई डोंग विचारशील और विश्वसनीय दोनों हैं, वास्तव में शीर्ष पर हैं। भाई सू के विपरीत
जो थोड़ा दिखावा कर सकते हैं लेकिन फिर भी अप्रिय नहीं हैं। डोंग युवानयाओं ने हंसते हुए कहा, सू परिवार अपने परिष्कृत विद्वानों के लिए जाना जाता है, सज्जनता के आदि, और भाई सू जीवंत और सक्रिय होने के कारण स्वाभाविक रूप से उन पर आकर्षित होते हैं। दाओहुआ ने समझ में सिर हिलाया, जो दुर्लभ है उसे संजोया जाता है। तभी उसकी नजर यान वेनकाए और यान वेनताओ पर पड़ी, जो खाने में व्यस्त थे। स्पष्टवादिता और जिंदादिली के लिए मेरा चौथा भाई सबसे अच्छा है, ईमानदारी और भरोसेमंदता के लिए मेरा तीसरा भाई सबसे अच्छा है। डोंग युवानयाओं ने सहमति व्यक्त की, चौथा भाई यान वास्तव में मजेदार है। उसके साथ घूमना आरामदायक है। तीसरा भाई यान बहुत भरोसेमंद लगता है, एक ऐसा दोस्त जिस पर आप पूरे दिल से भरोसा कर सकते हैं। दाओहुआ ने गर्व से कहा, मेरे परिवार में सभी भाई स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। डोंग युवानयाओं ने विजयी दाओहुआ को देखा और शिकायत की, आह, मेरा केवल एक ही भाई क्यों है। अगस्त के अंत तक जिंगयुन प्रांत के द्वार अंततः खोल दिए गए। फाटकों को खोलना पड़ा, क्योंकि लगभग 3 महीने तक बंद रहने के बाद शहर की आपूर्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, और अब कई लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तब तक प्लेग ठीक हो चुका था और लोग आजीविका कमाने के लिए बाहर जा सकते थे। दाओहुआ ने मूल रूप से सोचा था कि वे जा सकते हैं, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, जियो येयांग ने राहत प्रयास के लिए रुकने का फैसला किया। गवर्नर गुओ झोंगझो, फेंक्सी और जेगूंग प्रांतों के सैन्य मामलों के प्रभारी थे। इस बार जेगूंग को बाढ़ आपदा और महामारी का सामना करना पड़ा, जिसके लिए उनके समन्वय की आवश्यकता थी। अब जबकि महामारी नियंत्रण में थी, बड़ी संख्या में आपदा पीड़ितों का निपटान होना बाकी था। गवर्नर गुओ अब बेहद व्यस्त थे, और जब जियो येयांग एक बार दौरे पर आए, तो उन्होंने पाया कि 2 या 3 महीने तक उनसे न मिलने के कारण उनके चाचा का वजन बहुत कम हो गया था। इसलिए उन्होंने तुरंत रुकने और मदद करने का फैसला किया, और वह खुद को प्रशिक्षित करना भी चाहते थे। डोंग युवानक्सुआन और यान वेनशियू ने एक रात के लिए इसके बारे में सोचा और रुकने का भी फैसला किया। मूल रूप से हम आपदा राहत और प्रशिक्षण के लिए जेगूंग आए थे, लेकिन हमने कुछ भी सार्थक करने से पहले प्लेग की चपेट में आने की उम्मीद नहीं की थी। अब जब हम ठीक हैं, तो हमें कुछ सार्थक करना चाहिए, अन्यथा हमारी यात्रा वास्तव में व्यर्थ हो जाती। यह सुनकर दाओहुआ और डोंग युवानयाओं ने एक दूसरे पर नजर डाली। दाओहुआ ने यान वेनशियू के भाइयों की ओर देखा, मैं आप लोगों को घर ले जाने आया हूँ, इसलिए जब भी आप लौटने का फैसला करेंगे, तभी मैं वापस जाऊंगा। डोंग युवानयाओं ने भी तुरंत डोंग युवानक्सुआन से कहा, भाई, मैं भी। आखिरकार मैं तुम्हारे साथ झोंगझो वापस जा रहा हूँ। इस पर यान वेनशियू और डोंग युवानक्सुआन दोनों ने असहाय भाव व्यक्त किया। अंत में डोंग युवानक्सुआन ने कहा, तब आप दोनों को प्रीफेक्चर शहर के अंदर रहना चाहिए और भटकना नहीं चाहिए। आपदा पीड़ित अब हर जगह बाहर हैं, और आप दोनों युवा महिलाओं के लिए बाहर जाना बहुत खतरनाक होगा। दाओहुआ ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया, चिंता मत करो, जब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, हम भटकेंगे नहीं। डोंग युवानयाओं ने भी सिर हिलाया। इसके बाद के दिनों में जियो येयांग और उनके समूह को गवर्नर गुओ ने मदद के लिए भेजा था। दाओहुआ और डोंग युवानयाओ भी निष्क्रिय नहीं रहे। दाओहुआ ने शियाओलियू को वापस भेजा और अनाज के कई जहाज लाया। डोंग युवानयाओ ने भी घर वापस एक पत्र भेजा, और डोंग परिवार ने भेजने के लिए अनाज का एक बैच इकट्ठा किया। उन दोनों ने शहर के गेट पर दलिया का स्टॉल लगाया और लोगों को दलिया मुहैया कराया। नदी के तटबंध के टूटने से लोगों के लिए कोई छोटी मोटी आपदा नहीं आई है। वास्तव में मैंने सुना है कि जेगुंग में अनगिनत अच्छे खेत डूब गए और कई घर नष्ट हो गए। पुरुषों की तरह पोशाक पहने दाओहुआ और डोंग युयान्याओ दलिया स्टॉल के सामने खड़े होकर चुपचाप बातें करते हुए लोगों के लिए दलिया बना रहे थे। यह सब उन अधिकारियों के गबन और अपने कर्तव्यों में लापरवाही के कारण है, अन्यथा हम इन कठिनाइयों को नहीं झेल रहे होते। तीव्र शिकायतों और असंतोष से भरी एक आवाज दाओहुआ और डोंग युवानयाओ के कानों तक पहुंची। उन्होंने ऊपर देखा तो एक छोटा सा अंगरखा पहने लगभग 15 या 16 साल का एक काला, मजबूत युवक दिखाई दिया।
आसपास के लोगों को सहमति के संकेत देते देख दाओहुआ ने एक पल के लिए सोचा और कहा, आप सामान्यीकरण नहीं कर सकते, सभी अधिकारी बुरे नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं जो ईमानदार और ईमानदार हैं। युवक व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया, तुम बहुत भोले हो, नौजवान। इस दुनिया में वास्तव में अच्छे अधिकारी कहाँ मिल सकते हैं? अगर हैं भी, तो वे प्रसिद्धि के लिए मछली पकड़ने वाले लोगों से ज्यादा कुछ नहीं हैं। क्रोधित महसूस करते हुए डोंग युवानया ने अपना करछूल नीचे रखा और युवक की ओर घूरकर देखा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यदि दुनिया में अच्छे अधिकारी नहीं होते, तो महामारी के प्रकोप के दौरान भेजी गई दवाएं कौन इकट्ठा करता? अभी आप जो दलिया पी रहे हैं, वह आपके लिए किसने लाया? अब वहाँ कौन है, जो आपदा राहत के लिए अलग अलग जगहों पर जा रहा है और अनाज की धुलाई कर रहा है? किसी के पास विवेक होना चाहिए। आप अधिकारियों द्वारा दिया गया दलिया नहीं पी सकते और फिर उनके बारे में बुरा नहीं बोल सकते। युवक अवाक रह गया और थोड़ी देर बाद वह धीरे से बोला, यह दलिया, इसे अधिकारियों ने इकट्ठा किया था। डोंग युवानयाओ, बेशक, ठीक से सुनो, ये दो दलिया स्टॉल हैं, एक झोंगझो के प्रांतीय गवर्नर द्वारा स्थापित किया गया है, दूसरा जिंगझो के मजिस्ट्रेट द्वारा। यदि आपको विश्वास नहीं है, तो आप जाकर पूछ सकते हैं। आसपास के लोगों को लगातार सिर हिलाते हुए देखकर युवक ने गुस्से में डोंग युवानयाओ को देखा, उसे अपना दलिया नहीं मिला और वह अपना सिर नीचे करके चला गया। दाओहुआ ने डोंग युवानयाओ की खिंचाई की, इतना गुस्सा क्यों हो? उस व्यक्ति ने शायद अपना घर नष्ट कर दिया था और उसे बस अपनी निराशा व्यक्त करने की जरूरत थी। करछूल उठाते हुए डोंग युवानयाओ ने पीछे के लोगों को दलिया परोसना जारी रखा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपके पिता का उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन मैंने अपने पिता को देखा है और देखा है कि वो एक अधिकारी के रूप में कैसे कार्य करते हैं। उनके पास एक अधिकारी के कुछ गुण हो सकते हैं, लेकिन वह वास्तव में लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं। दाओहुआ, ठीक है, अब और गुस्सा नहीं। बोलने के बाद उसने वांग मनमन को बुलाया और उसे उस युवक के पास दलिया का एक कटोरा ले जाने के लिए कहा जो अभी अभी निकला था। उसने देखा कि वह युवक एक बुजुर्ग सज्जन के साथ जा रहा था। डोंग युवानयाओ ने नजर घुमाई, अपने होंठ मोड़े और कुछ नहीं कहा। दाओहुआ बिना कोई स्पष्टीकरण दिए केवल मुस्कुराया। उसके पास डोंग युवानयाओ के समान सहानुभूति का स्तर नहीं था, और वह यह भी समझती थी कि वास्तव में दोषी व्यक्ति वे अधिकारी थे जिन्होंने नदी के तटबंध को ढहा दिया था। उसके घटिया पिता और घटना पूरी तरह से असंबंधित थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कोई आपत्ति नहीं थी। पलक झपकते ही सितंबर आ गया। डबल नाइन्थ फेस्टिवल के दिन जियो येयांग ने गवर्नर गुओ के आदेशों का पालन करते हुए अनाज की एक खेप को पड़ोसी प्रीफेक्चुरल शहर तक पहुंचाया। जैसे ही वह शहर के गेट से गुजरा, उसने दाओहुआ और डोंग युवानयाओ को देखा और पूछा, क्या आप दोनों पड़ोसी प्रीफेक्चुरल शहर की यात्रा के लिए मेरे साथ शामिल होना चाहेंगे? दाओहुआ और डोंग युवानयाओ की आंखें एक साथ चमक उठी, क्या हम कर सकते हैं? जियो येयांग मुस्कुराया, क्यों नहीं? यह सिर्फ दो और लोगों को साथ ले जा रहा है। दाओहुआ ने तुरंत कहा, तो फिर चलें। बस एक क्षण रुकें, मुझे किसी को सचेत करना होगा। कुछ ही देर में वे तीनों घाट पर पहुंचे और नाव पर चढ़ गए। दाओहुआ डेक पर खड़ा था, दोनों किनारों पर बाढ़ वाले खेतों को देख रहा था, आह भरी, और फिर पूछा, हम आज लौट सकते हैं, है ना? जियो येयांग ने सिर हिलाया, बेशक, हम वापस लौट सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो हमें शाम तक वापस आ जाना चाहिए। 1 घंटे बाद जियो येयांग और उनकी कंपनी पड़ोसी प्रीफेक्चुरल शहर की गोदी पर पहुंचे। हाल की बाढ़ के जवाब में सम्राट क्रोधित हो गया था, अधिकारियों के एक समूह के साथ गंभीरता से व्यवहार कर रहा था। अब जेगुंग में सभी अधिकारी लगन से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, उन्हें डर था कि किसी भी चूक के लिए जवाबदेही तय की जाएगी। नतीजतन जियो येयांग का हैंडओवर बहुत आसानी से हो गया। अधिकारी ने कहा, छोटे राजकुमार, निश्चिंत रहें, इन अनाजों को तुरंत आपदा राहत में डाल दिया जाएगा। अपरिवर्तित अभिव्यक्ति के साथ जियो येयांग ने उदासीनता से उत्तर दिया,
मैंने भोजन का हर एक दाना पहुंचा दिया है। यदि आपदा की स्थिति को नियंत्रण में नहीं लाया गया, तो यह आपके लिए एक मुद्दा होगा, मजिस्ट्रेट। उस स्थिति में आपको स्वयं सम्राट को यह समझाना होगा। मजिस्ट्रेट का शरीर अनायास ही सिहर उठा। जहाज के धनुष पर कठोर चेहरे वाले मुस्कुराते हुए जियो येयांग को देखकर डोंग युवानयाओ ने दाओहुआ की आस्तीन खींची। जब वह मुस्कुरा नहीं रहा होता है तो छोटा राजकुमार काफी डराने वाला होता है। दाओहुआ ने करीब से देखा और बिना कोई जवाब दिए अपने होंठ भींच लिए। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि वह जियो येयांग से बहुत परिचित थी, या शायद इसलिए कि उसने उसे भिखारी के वेश में देखा था, लेकिन किसी भी तरह वह उससे बहुत डरती नहीं थी। जल्द ही जियो येयांग लौट आए और दोनों महिलाओं को देखकर मुस्कुराए। ठीक है, मेरा काम पूरा हो गया। वापस जाते समय हम इसे एक दर्शनीय स्थल यात्रा के रूप में लेते हुए अधिक इत्मीनान से यात्रा कर सकते हैं। महान दाओहुआ और डोंग युवानयाओ को कोई आपत्ति नहीं थी। वे सबसे पहले एक आरामदायक यात्रा के लिए निकले थे। रास्ते में वे तीनों डेक पर खड़े होकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें किनारे से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने झुककर देखा कि नदी के किनारे का एक हिस्सा ढह गया है और कई लोग पानी में गिर रहे हैं। जियो येयांग ने तुरंत नाव को रोकने का आदेश दिया और उन नौकरों को बुलाया जो लोगों को बचाने के लिए तैर सकते थे। फिर बचाव की निगरानी के लिए व्यक्तिगत रूप से स्टर्न की ओर जाने के लिए तैयार हुए। दाओहुआ और डोंग युवानयाओ पीछा करना चाहते थे, लेकिन जियो येयांग ने उन्हें रोक दिया। स्टर्न संकरा और अव्यवस्थित है। ऊपर मत आओ, सावधान रहो कि नदी में न गिर जाओ। दाओहुआ ने तुरंत कहा, तो फिर आपको भी सावधान रहना चाहिए। जियो येयांग ने सिर हिलाया और फिर जाने के लिए मुड़ा। जबकि दाओहुआ और डोंग युवानयाओ समाचार का इंतजार कर रहे थे, मदद के लिए आगे से पुकार आ रही थी। दाओहुआ ने तुरंत देखा और पाया कि सामने नदी का किनारा भी ढह गया था, जिससे दो बुजुर्ग लोग पानी में गिर पड़े। जल्दी करो, उन्हें बचाओ। देख पर मौजूद लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे, और फिर किसी ने कहा, मिस यान, सभी तैराक दूसरों को बचाने के लिए पीछे चले गए हैं, और हम नहीं जानते कि कैसे तैरना है। दाओहुआ चौंक गई। उसने जल्दी से दो बुजुर्गों की ओर देखा जो नदी में उनकी ओर बह रहे थे। पानी में दो बुजुर्गों के संघर्ष को कमजोर होता देख दाओहुआ ने तुरंत पूछा, क्या नाव पर कोई रस्सी है? एक नौकर लड़के ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ। दाओहुआ ने तुरंत कहा, जाओ इसे अभी ले आओ। जल्द ही नौकर लड़का रस्सी का एक बंडल लेकर आया। दाओहुआ ने इसकी लंबाई का अनुमान लगाया और इसे पर्याप्त समझा। फिर अपनी कमर के चारों ओर एक छोर बांधने से पहले इसकी मजबूती सुनिश्चित करने के लिए इसे खींचा। उसे ऐसा करते देख डोंग युवानयाओ ने तुरंत पूछा, तुम क्या करने जा रही हो? जैसे ही दाओहुआ ने रस्सी बांधी, उसकी नजर नदी में लोगों पर थी, बेशक उन्हें बचाने के लिए। डोंग युयान्याओ बेचैन हो गया। उसने दाओहुआ का हाथ पकड़कर कहा, आप नहीं जा सकते। नदी बहुत अशांत है। रस्सी पहले ही सुरक्षित हो चुकी थी। दाओहुआ ने डोंग युवानयाओ को रोका, चिंता मत करो, मैं तैर सकता हूँ, और मैंने रस्सी को अपने चारों ओर बांध लिया है। तुम लोग बस नाव से खींच लो, मैं नहीं बहूंगा। बोलने के बाद उसने रस्सी को सबसे मजबूत नौकर लड़के को सौंप दिया। जब मैं बाद में दो बुजुर्गों को पकड़ लूंगी, तो तुम्हें हमें जल्दी से वापस खींच लेना होगा, समझे? नौकर लड़का कुछ घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने तुरंत सिर हिलाया। उसे सिर हिलाते देख दाओहुआ रेलिंग पर पलटा और प्लॉप के साथ नदी में कूद गया। डोंग युवानयाओ सदमे में चिल्लाए बिना नहीं रह सका। फिर उसने दाओहुआ को पानी से बाहर निकलते देखा और तुरंत दो बुजुर्गों की ओर तेजी से तैरना शुरू कर दिया। तुम्हें रस्सी को कसकर पकड़ना होगा। अगर कुछ भी छूट जाए तो दाओहुआ को तुरंत वापस खींच लो, डोंग युवानयाओ ने नौकर लड़के से उत्सुकता से कहा। फिर एक पल सोचने के बाद उसने कुछ अन्य नौकर लड़कों को रस्सी को कसकर पकड़ लिया, जो किसी भी क्षण दाओहुआ को वापस खींचने के लिए तैयार थे। नदी की धारा तेज थी और दाओहुआ ने कुछ देर तक तैरने के लिए संघर्ष किया और अंततः पीछे से दो लोगों की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं।
जब उसने दोनों बुजुर्गों के चेहरे स्पष्ट रूप से देखे तो वह चौंक गई। दादी गू, अजीब साधु, बचाओ, उसे बचाओ। दाओहुआ को देखकर यू जियान, जो लगभग अपनी सीमा पर था, अचानक चमक उठा और तेजी से बुजुर्ग महिला को अपने बगल में दाओहुआ की ओर धकेल दिया। दाओहुआ ने प्रयास से कहा, अजीब भिक्षु, हिलो मत, मेरी ताकत खत्म हो रही है। गू जियान ने तुरंत आगे बढ़ना बंद कर दिया। अब उसे एहसास हुआ कि उन्हें बचाने वाला लगभग 10 साल का एक बच्चा था। नदी इतनी अशांत थी कि छोटी लड़की उन दोनों को कैसे बचा सकती थी। गू जियान चिंतित था। उसने अपनी बहन की ओर देखा जो पहले ही मर चुकी थी, और अपने दांत भींच लिए उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटी बाहों को खोलने की कोशिश कर रहा था। अजीब भिक्षु के इरादे को महसूस करते हुए दाओहुआ तुरंत चिल्लाया, अजीब भिक्षु, मैं रस्सी से बंधा हुआ हूँ। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, नाव पर मौजूद लोग हमें ऊपर खींच लेंगे। गू जियान ने अपना सिर हिलाया, हम तीनों बहुत भारी हैं। अगर रस्सी टूट गई तो हम सभी मर जाएंगे। दाओहुआ, यह नहीं टूटेगा, रस्सी मजबूत है। गू जियान आगे बोलना चाहता था लेकिन दाओहुआ ने उसे अचानक चुप करा दिया। मैं कहता हूँ, क्या आप अलग थलग नहीं थे? अब आप इतने उधम मचाने वाले कैसे हो गए? मेरी बात सुनो, आगे बढ़ना बंद करो। हमें निश्चित रूप से नाव पर खींच लिया जाएगा। गू जियान ने सचमुच हिलना बंद कर दिया। एक कारण यह था कि वह अपनी बहन को अकेला छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दाओहुआ ने जो कहा, उस पर दूसरा आश्चर्यचकित था। गू जियान ने अपनी आंख के कोने से दाओहुआ पर नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि बच्चा उसे जानता है, लेकिन उसे कुछ याद क्यों नहीं आया। नाव पर, दाओहुआ लोगों के पास पहुंच गया है, जल्दी करो, उन्हें वापस खींचो। जैसे ही डोंग युवानयाओ ने देखा कि दाओहुआ पीड़ितों के पास पहुंच गया है, उसने नौकर लड़कों को रस्सी खींचने का आदेश दिया। जल्दी खींचो। तीनों को नदी में बमुश्किल आगे बढ़ते देख डोंग युवानयाओ ने संकट में आकर आग्रह किया। नौकर लड़का बहुत पसीना बहा रहा था। मिस डोंग, नदी का प्रतिरोध बहुत मजबूत है, और मिस यान के छोर पर 3 लोगों के साथ इसे खींचना थोड़ा कठिन है। डोंग युवानयाओ, आपका क्या मतलब है, खींचना कठिन? कुछ सोचने के बाद उसने रस्सियां खींचने के लिए डेक पर सभी को बुलाया और आखिरकार वह भी इसमें शामिल हो गई। जैसे ही दाओहुआ और अन्य 2 धीरे धीरे जहाज की ओर बढ़ रहे थे, छाप किसी ने किनारे से छलांग लगाई और तेजी से तीनों की ओर तैर गया। वो व्यक्ति बहुत अच्छा तैराक है, बहुत तेज। जहाज पर मौजूद लोग चिल्लाए बिना नहीं रह सके। जल्द ही तैराक दाओहुआ और अन्य लोगों तक पहुंच गया। दाओहुआ ने नवागंतुक की ओर देखा और विरोध नहीं किया, जिससे उसे अपनी बांह उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटने की अनुमति मिल गई, और फिर वे रस्सी के बल की सहायता से तेजी से जहाज की ओर तैर गए। सवा घंटे बाद डोंग युवानयाओ ने नौकरों को उन चारों को जहाज पर खींचने का निर्देश दिया। दाओहुआ, उस समय जियो येयांग खबर पाकर तेजी से भागा। दाओहुआ को भीगते हुए देखकर उसने जल्दी से उसे लपेटने के लिए अपना बाहरी वस्त्र उतार दिया। जियो येयांग की आंखों में तात्कालिकता, चिंता, नाराजगी और गुस्सा देखकर दाओहुआ ने उसके बोलने से पहले ही कहा, मैं तैर सकता हूँ, भले ही मैं नदी में गिर जाऊं, मुझे कोई खतरा नहीं होगा। कुछ देर रुकने के बाद वह आगे बढ़ी। सुरक्षा की दृष्टि से मैंने भी अपने चारों ओर एक रस्सी बांध ली है, इसलिए निश्चित रूप से कुछ नहीं होगा। दाओहुआ को अपनी गर्दन सिकोड़ते और डर से उसकी ओर देखते देख जियो येयांग बार बार पीछे हटती थी, लेकिन अंत में दांत पीसते हुए बोली, क्या होगा अगर रस्सी पर्याप्त लंबी या मजबूत नहीं है? जियो येयांग के वास्तविक गुस्से को महसूस करते हुए दाओहुआ ने जोर से निगल लिया और कमजोर रूप से कहा, ऐसा नहीं होगा, मैंने इसकी जांच की है। जियो येयांग ने अपना गुस्सा रोका, क्या आप नहीं समझते कि हमेशा अनिश्चितताएं होती हैं? अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा? दाओहुआ अब चुप हो गई, यह जानते हुए कि उसने जो कुछ भी कहा जियो येयांग को जवाब देना होगा। दीदी उठो, प्लीज उठो। अचानक एक बेहद संयमित और दबी हुई पुकारती आवाज उठी। अपना सिर घुमाकर दाओहुआ ने देखा कि ग्रनी गू डेक पर बेसुध पड़ी हुई थी,
जबकि भिक्षु गिरने की कगार पर था। मुझे एक नजर देखने दो। दाओहुआ तेजी से आगे बढ़ा, ग्रैनी गू की स्थिति की जांच की और फिर जल्दी से उस पर सीपीआर करना शुरू कर दिया। गू जियान ने घबराहट से देखा जब दाओहुआ ने दादी गू के शरीर को दबाया और धक्का दिया। उन्होंने कई बार हस्तक्षेप करना चाहा लेकिन अंततः पीछे हट गए। लगभग सवा घंटे बाद ग्रैनी गू ने कई और पानी बाहर निकाला। इस पर दाओहुआ थककर डेक पर गिर गया, जबकि गू जियान ने खुशी के आंसू रोते हुए दादी गू को गले लगा लिया। दादी गू को अब आराम करने की जरूरत है, उसे इस तरह पकड़ने से वह असहज हो जाएगी, उसने कहा। फिर जियो येयांग की ओर देखा। जियो येयांग ने ग्रैनी गू और बाल्ड गू जियान पर नजर डाली और आदेश दिया, उन्हें केबिन में आराम करने के लिए ले जाओ। गू जियान ने दाओहुआ की ओर देखा, फिर जियो येयांग की ओर, और बिना कुछ कहे उसने दादी गू को उठाया और डेक के नीचे नौकर के पीछे चला गया। एक बार जब सभी लोग चले गए तो जियो येयांग ने अमित्र दृष्टि से दाओहुआ की ओर देखा। यह जानते हुए कि उसे डांट पड़ने वाली है, दाओहुआ की आंखें घूम गईं और उसने तुरंत अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया। ओह, मेरा सिर घूम रहा है। क्या मुझे सर्दी लग सकती है? यह सुनकर डोंग युवानयाओ तुरंत समझ गया और तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। तुम भीग गई हो, चलो मैं तुम्हें अपने कपड़े बदलने के लिए ले जाऊंगा। दाओहुआ ने बार बार सिर हिलाया। हाँ हाँ हाँ। दोनों को जाते हुए देखकर जियो येयांग ने अपना धड़कता हुआ माथा रगड़ा और फिर असहाय होकर आह भरी। दाओहुआ ने अपने कपड़े बदलने के बाद अंत में वह अभी भी जियो येयांग से बच नहीं सकी। दाओहुआ को बटेर की तरह अपना सिर सिकोड़ते हुए जियो येयांग के सामने नम्रता से खड़े देखकर डोंग युवानयाओ ने हंसी रोकने के लिए अपना मुंह ढक लिया, केबिन से बाहर चली गई और डेक पर चली गई। तभी याद आया कि वहां एक और व्यक्ति था जिसने मदद की थी। वो व्यक्ति कहाँ है जिसने दाओहुआ को दूसरों को बचाने में मदद की? नौकर ने नदी के किनारे की ओर इशारा करते हुए कहा। वहां वो व्यक्ति वापस पानी में कूद गया और तैरकर वापस किनारे पर आ गया। डोंग युवानयाओ ने नजर घुमाई और देखा कि वो व्यक्ति पानी से बाहर आ रहा है और किनारे पर एक बूढ़े व्यक्ति को दूर जाने में मदद कर रहा है। यह वही है। कॉन्जी स्टैंड पर मौजूद युवक ने कहा कि वो कोई अधिकारी नहीं है। मास्टर, यह वह रुमाल है जो आपने मांगा था। केबिन के अंदर डेफू ने कई साफ सूती रुमालों के साथ प्रवेश किया, मिस यान पर नजर डाली जो आज्ञाकारी रूप से खड़ी थी, और फिर अपने चुपचाप बैठे मालिक पर नजर डाली। उसने तेजी से हरकत करते हुए रुमाल मेज पर रख दिए, फिर तेजी से पीछे हट गया। रुमाल देखने पर दाओहुआ ने अपने गीले बालों पर नजर डाली और तुरंत मुस्कुराई, रुमाल की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, ये मेरे बाल सुखाने के लिए हैं, है ना? बोलते बोलते वह अपने काले बालों को शरीर के सामने ले आई, फिर रुमाल से रगड़ने लगी। जियो येयांग ने दाओहुआ पर नजर डाली, सख्त चेहरे के साथ खड़ा हुआ और रुमाल छीन लिया। असमंजस से घबराते हुए दाओहुआ ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? बैठो। जियो येयांग ने अपनी ठुड्डी से स्टूल की ओर इशारा किया। दाओहुआ ने जियो येयांग की अभिव्यक्ति को देखी, एक पल के लिए सोची और आज्ञाकारी रूप से बैठ गई। जैसे ही वह बैठी, उसने महसूस किया कि उसके बाल पीछे की ओर खिसक रहे हैं, और अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि जियो येयांग रुमाल पकड़े हुए है, जो उसके बालों को पोंछने के लिए तैयार है। दाओहुआ, वह, मैं इसे स्वयं कर सकती हूँ। इतना कहकर वह रुमाल लेने के लिए आगे बढ़ी। इस बार, क्योंकि उसने थोड़े समय के नोटिस पर जियो येयांग का पीछा किया था और दलिया स्टैंड को लोगों की जरूरत थी, वो और युवानयाओ कोई परिचारक नहीं लाए थे और उन्हें खुद ही अपने बाल पोंछने पड़े। जियो येयांग ने दाओहुआ के हाथ से बचते हुए अपना हाथ उठाया और भावहीन होकर कहा, अभी भी बैठो। दाओहुआ, जियो येयांग पर नजर डालते हुए उसने मन ही मन सोचा कि यह लड़का अभी भी गुस्से में है और उसके लिए उसके साथ जाना बेहतर होगा। तो उसने अपना हाथ नीचे रखा और शांत बैठी रही। तभी जियो येयांग ने दाओहुआ के बाल पोंछना शुरू कर दिया। दाओहुआ आज्ञाकारी होकर बैठ गया और थोड़ी देर बाद जब उसने देखा कि वह केवल चुपचाप उसके बाल पोंछ रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था,
तो उसे पता चला कि वह अपने गुस्से पर काबू पा रहा था और इस तरह उसने बातचीत शुरू करने की पहल की। वह, आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने जीवन को महत्व देता हूँ और इसके बारे में मजाक नहीं करूंगा। जियो येयांग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक नया सूखा रुमाल ले आई और अपने बाल पोंछती रही। यह देखकर दाओहुआ जियो येयांग की अभिव्यक्ति को देखने के लिए अपना सिर घुमाए बिना नहीं रह सकी। तुरंत जियो येयांग ने कहा, इधर उधर मत घूमो। उनका स्वर कुछ तीखा था, फिर भी क्रोधित था। अपने दिल में आह भरते हुए दाओहुआ ने आगे कहा, किसी को बचाने के लिए पानी में कूदने से पहले मैंने इसके बारे में सोचा था। सबसे पहले, मैं तैर सकता हूँ। दूसरे, मेरे साथ एक रस्सी बंधी हुई थी। मुझे पता है, आप यह कहने जा रहे हैं कि हमेशा क्या होगा अगर, लेकिन अगर रस्सी टूट भी गई, तो भी आप वहीं थे, ठीक है। आप नाव पर थे, और कई अन्य नाविक भी थे जो तैर थे। क्या वे सचमुच मुझे नहीं बचा सकते थे? अगर ऐसा होता, तो जो कुछ भी हुआ उसका मैं हकदार होता। इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाती, दाओहुआ को अपने बाल कड़े महसूस हुए, और अपना सिर घुमाकर उसने जियो येयांग को अप्रसन्न भाव से उसकी ओर देखते हुए देखा। ऐसे कौन खुद को कोसता है? दाओहुआ ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं बिना सोचे समझे बस बोल रहा था। जियो येयांग, बेहतर होगा कि आप चुप रहें। इसके साथ ही उसने गलती से उसके बालों को कुछ ज्यादा ही जोर से पोंछ दिया, जिससे उसे दर्द हुआ। ओह! दाओहुआ तेजी से उसके बाल पकड़ने के लिए उसके पास पहुंचा और उसने जियो येयांग की ओर असंतोष से देखा। क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? जियो येयांग ने समझाने का इरादा किया था, लेकिन वह पीछे नहीं हटना चाहता था, इसलिए उसने सीधा चेहरा रखा और चुप रहा। उसे इस तरह देखकर दाओहुआ ने अपने बाल नीचे करते हुए गुस्से में कहा, इसे भूल जाओ, मैं बड़ा व्यक्ति बनूंगी और इसे तुम्हारे खिलाफ नहीं रखूंगी। दाओहुआ को वापस बैठते देख जियो येयांग ने रुमाल उठाया और फिर से पोंछना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों में से किसी ने दोबारा बात नहीं की। दाओहुआ ने जियो येयांग को अपने बाल सुखाने दिए, अपने पैरों को घुमाया, कभी कभी अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। यह देखकर जियो येयांग के गालों की कठोरता धीरे धीरे दूर हो गई, क्योंकि उसने ईमानदारी से उसके बाल पोंछने में मदद की। दाओहुआ के बाल बहुत स्वस्थ थे, काले, लंबे, मुलायम और चिकने। जब भी कोई कतरा उसकी उंगलियों से फिसलता, तो उसे अपने दिल में एक गुदगुदी महसूस होती। यह सोचकर कि यह पहली बार था जब वह किसी महिला के बाल सुखा रहा था, जियो येयांग को थोड़ा असहज महसूस हुआ। इस बेचैनी को दूर करने के लिए उन्होंने बोलने की पहल की, आपको दोबारा ऐसा खतरनाक कुछ करने की अनुमति नहीं है। जब दाओहुआ ने उसे बोलते हुए सुना, तो वह तुरंत पलटी और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप अब नाराज नहीं हैं? जियो येयांग ने गुर्राते हुए कहा, मुझे कब गुस्सा आया है? दाओहुआ ने कहा, अभी, अभी, और कौन जानता है, शायद भविष्य में भी। आप हमेशा क्रोधित रहे हैं, अन्यथा आप क्यों भौहें चढ़ाते? जियो येयांग चुप हो गया, मुझे आपकी चिंता नहीं हो सकती। एक बार जब हम वापस आ जाएंगे, तो मैं आपके 3 भाइयों को आपकी देखभाल करने दूंगा। यह सुनकर दाओहुआ खड़ी होने से खुद को नहीं रोक सकी, फिर उसने अपने बालों को खींचते हुए कहा, आउच, दर्द हो रहा है। जियो येयांग ने तुरंत अपने बाल छोड़े, मैंने तुमसे कहा था कि इधर उधर मत घूमो। दर्द को नजरअंदाज करते हुए दाओहुआ ने अपना सिर रगड़ते हुए कहा, जियो येयांग, आज जो कुछ हुआ उसके बारे में तुम्हें मेरे 3 भाइयों को नहीं बताना चाहिए, खासकर मेरे सबसे बड़े भाई को। अगर उसे पता चला, तो वह निश्चित रूप से आधे दिन तक इसके बारे में बताता रहेगा। जियो येयांग अविचलित था, मुझे लगता है कि आपके सबसे बड़े भाई को वास्तव में आपकी देखभाल करनी चाहिए। नहीं, मत करो। दाओहुआ ने आगे बढ़कर जियो येयांग की आस्तीन खींची, उसे कई बार हिलाया, फिर दयनीयता से विनती की, अगर मेरे 3 भाइयों को पता चला, तो मेरी दादी और माँ को भी निश्चित रूप से पता चल जाएगा। अगर उन दोनों को मेरे बारे में पता चला कि मैं किसी को बचाने के लिए नदी में जा रहा हूँ, तो मुझे भविष्य में कभी भी घर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। जियो येयांग, क्या तुम सच में मुझे पिछले आंगन में रखा हुआ देख सकते हो? कभी बाहर नहीं निकल पाओगे।
जियो येयांग ने उसकी ओर देखा, अपनी आस्तीन पीछे खींची। हाँ, मैं इसे सहन कर सकता हूँ। दाओहुआ की सांसें अटक गईं, फिर उसने अपने कूल्हों पर हाथ रखा। क्या तुम अब भी मेरे दोस्त हो या नहीं? मैं बस तुमसे थोड़ी मदद मांग रहा हूँ, और तुम ये सभी बहाने बना रहे हो। जियो येयांग ने दाओहुआ की ओर देखा, फिर एक शब्द भी न कहते हुए अपनी आंखें फेर लीं। यदि कठोरता काम नहीं करेगी, तो उसे नर्म रुख अपनाना होगा। दाओहुआ जल्दी से उसके सामने खड़ी हो गई, ताली बजाते हुए निवेदन किया, जियो येयांग, कृपया मेरे भाइयों को आज जो हुआ उसके बारे में न बताएं। मैं पीछे के आंगन में फंसना नहीं चाहती, बाहर आने में असमर्थ हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ। जियो येयांग, आपने नदी में कूदने से पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? दाओहुआ की आंखें चारों ओर घूम गईं। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है? मुझे विश्वास है कि तुम मेरे साथ विश्वासघात नहीं करोगे, और तुम निश्चित रूप से मेरी मदद करोगे, ठीक है? उसे इस तरह देखकर जियो येयांग ने अपना सिर ढक लिया, फिर देखा कि उसकी आस्तीन फिर से खींची जा रही है। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आस्तीन पीछे खींची और ठंडे स्वर में कहा, बस एक बार, और अगली बार ऐसा न हो तो बेहतर होगा। दाओहुआ तुरंत मुस्कुराया, खुशी से जियो येयांग को कंधे पर थपथपाते हुए कहा, दोस्त इसी के लिए होते हैं। खतरों का एक साथ सामना करने या ब्लेड पसलियों का सामना करने का तो जिक्र ही नहीं, आपको कम से कम इतना तो करने में सक्षम होना चाहिए। धन्यवाद। जियो येयांग का मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया, इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ। सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं बताऊंगा इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे नहीं बताएंगे। दाओहुआ मुस्कुराया, चिंता मत करो, युवानयाओ भी नहीं बताएगा। नाव पर मौजूद सभी लोग आपके लोग हैं, आपके आदेश के बिना वे गपशप करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जियो येयांग, आपने इस बारे में बहुत अच्छे से सोचा है। दाओहुआ ने विजयी अभिव्यक्ति दिखाई। जियो येयांग अवाक रह गया, क्या आप अपने बाल सुखाने जा रहे हैं या नहीं? अगर आप हमारे कुछ कहे बिना ऐसे ही देखते हुए वापस चले जाएंगे, तो आपके भाई अनुमान लगा लेंगे कि क्या हुआ था। सुखाओ, सुखाओ, बेशक मैं इसे सुखा दूंगा। दाओहुआ जल्दी से ठीक से बैठ गया और आग्रह किया, चलो, इसमें कुछ प्रयास करें, मेरे बाल तेजी से सुखाएं। तुम अपनी किस्मत पर जोर मत डालो। हिस, धीरे करो, दर्द होता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। डेडपैन फेस नो माउथ फेस। आधे घंटे बाद दाओहुआ अपने बालों को साफ करके डेक पर फिर से प्रकट हुई, चारों ओर देखा और डी फू से पूछा, युवानयाओ कहाँ है? मिस डोन पीछे के केबिन में है, उन लोगों की देखभाल कर रही है जो बचाए गए थे। दाओहुआ पीछे के केबिन में पहुंची और उसने डोंग युवानयाओ को उन कुछ लोगों से बात करते देखा जिन्हें उन्होंने बचाया था। जैसे ही वह पास आए, उसने उन्हें बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में चर्चा करते हुए सुना। डोंग युवानयाओ ने दाओहुआ को देखा और मुस्कुराया, आप यहाँ हैं? दाओहुआ ने सिर हिलाया और कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाते हुए पूछा, वो व्यक्ति कहाँ है जिसने पहले मेरी मदद की थी? डोंग युवानयाओ ने अपने होठों को थोड़ा भींचा, जब आप कपड़े बदल रहे थे, तो वह वापस नदी में चला गया और तैरकर किनारे पर आ गया। दाओहुआ के चेहरे पर अफसोस की झलक दिखी, कितने अफसोस की बात है, मैं उसका नाम भी नहीं जानता। अगर उसने मदद नहीं की होती, तो मेरे लिए ग्रानीगू और उस अजीब साधु को नाव पर बचाना इतना आसान नहीं होता। यह कहते हुए वह हंस पड़ी। वो आदमी काफी तैराक है, इतनी तेज नदी में इतनी तेजी से आगे बढ़ने के लिए। वह दयालु भी लग रहा था, उस स्थिति में दूसरों को बचाने के लिए नदी में गोता लगा रहा था, वह बहादुर और दयालु आत्मा होना चाहिए। डोंग युवानयाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी असहज हो गई। सिंगयुन प्रांत के शहर के द्वार पर, उसने उसके बारे में काफी प्रशंसा की थी। अब इस पर विचार करने पर उसकी प्रतिक्रिया अत्यधिक तीव्र लग रही थी। दाओहुआ ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया और सीधे दादी गू और कोने में मौजूद अजीब भिक्षु की ओर बढ़ गया। इस समय, भले ही ग्रानी गू अब जीवन के लिए खतरे में नहीं थी, फिर भी वह खतरे में थी। अजीब साधु ने उसका हाथ पकड़ रखा था और वह निश्चल बैठी थी। केवल जब दाओहुआ पास आया, तो गू जियान ने उसकी ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं।
दाओहुआ ने ग्रानी गू की जांच की और उसका लाल चेहरा देखकर बिना छुए ही जान गया कि उसे बुखार है। अजीब भिक्षु, क्या आप मुझे याद करते हैं? गू जियान ने दाओहुआ की ओर देखा, अपनी आंखें नीची कर ली और चुप रहा। उसकी प्रतिक्रिया देखकर दाओहुआ ने बुदबुदाते हुए कहा, अलग रहने और दूसरों की अनदेखी करने की ओर वापस। जब वह और गांव वाले दवा मांगने के लिए मंदिर गए थे, तो उसने उस पर नजर भी नहीं डाली थी, हालांकि वह उस समय सिर्फ 5 साल की बच्ची थी। हालांकि उनके चिकित्सा कौशल निर्विवाद रूप से उत्कृष्ट थे, उनके द्वारा प्रदान किए गए 5 नुस्खों के साथ साथ उनके स्थान से प्राप्त सामग्री के कारण ही वह अपनी दादी को वापस स्वास्थ्य प्रदान करने में सफल रहीं। दाओहुआ ने दादी गू की ओर रुख किया और कहा, दादी गू बीमार हैं और उन्हें समय पर उपचार की आवश्यकता है। मुझे पता है कि आप एक दिव्य चिकित्सक हैं, लेकिन आपके पास अभी कोई जड़ी बूटी नहीं है। क्या आप बाद में मेरे साथ जिंगयुन प्रांत वापस आएंगे? एक चुप्पी के बाद गू जियान ने दाओहुआ की ओर देखा और कर्कश आवाज में आखिरकार पूछा, मैंने उन्हें उस युवक को लिटिल प्रिंस कहते हुए सुना, जिसके साथ आप थे। अजीब भिक्षु की विचित्रता न केवल उसके स्वभाव में निहित थी, बल्कि इस बात में भी थी कि कैसे, एक भिक्षु होने के बावजूद, उसने कभी खुद को एक विनम्र भिक्षु या बुजुर्ग के रूप में संदर्भित नहीं किया। वह हमेशा मैं का प्रयोग करता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी खुद को साधु के रूप में देखा ही नहीं। दाओहुआ हैरान होकर बोला, आप क्यों पूछते हैं? गू जियान ने उस पर एक नजर डाली, फिर अपना सिर नीचे कर लिया, कोई बात नहीं। दाओहुआ के पास शब्द नहीं थे। इस बिंदु पर वास्तव में कौन किसकी तलाश कर रहा था? तभी जियो येयांग अंदर आया। सभी नौकरों ने सिर झुकाया। छोटे राजकुमार। जियो येयांग ने सिर हिलाया और सीधे दाओहुआ की ओर चल दिया। इस समय गू जियान ने भी फिर से अपना सिर उठाया, उसकी नजर जियो येयांग पर टिकी हुई थी। दाओहुआ के पास खड़े होकर जियो येयांग ने गू जियान और बेहोश दादी गू को देखा, क्या आप उन्हें जानते हैं? दाओहुआ ने सिर हिलाया, हम कई बार मिल चुके हैं। उसकी दादी के ठीक हो जाने के बाद वह हर साल उनकी मन्नत पूरी करने के लिए उन्हें मंदिर ले जाती थी, जहां वह दादी गू के साथ बातचीत करती थी। जियो येयांग ने आश्चर्यचकित होकर कहा, तुम्हारे पास काफी अच्छी याददाश्त है। दाओहुआ ने कंधे उचकाए, वे इतने अनोखे हैं कि उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। वह विचित्र भिक्षु अपने उच्च चिकित्सा कौशल और अजीब स्वभाव के लिए जाना जाता था, जिससे पड़ोसी गांवों में कुछ बदनामी हुई। दूसरी ओर ग्रानी गू का अधिकांश चेहरा जल गया था, जिससे एक बार देखने पर वह अविस्मरणीय हो गई। जियो येयांग एक पल के लिए रुका, चूंकि आप उन्हें जानते हैं, तो उन्हें जिंगयुन प्रांत में वापस ले आओ। दाओहुआ ने अजीब साधु की ओर देखा, और इस समय गू जियान ने पहले ही अपनी निगाहें हटा ली थीं। अपना सिर झुकाते हुए दादी गू का हाथ पकड़ते हुए कहा, हम अभी भी नहीं जानते कि वे जाने के इच्छुक हैं या नहीं। किसने उम्मीद की होगी? जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, गू जियान ने ऊपर देखा और कहा, जाओ। इतना कहने के बाद उसने जियो येयान की ओर देखा, फिर अपना सिर नीचे कर लिया। दाओहुआ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। क्या वह अभी बहुत अलग थलग नहीं था? 1 घंटे बाद नाव जिंगयुन प्रांत के घाट पर पहुंची। जियो येयांग ने डेफू द्वारा बचाए गए लोगों की देखभाल की थी, जबकि वह दाओहुआ और डोंग युवानयाओं के साथ जिंग कोर्टयार्ड में लौट आया था। इस समय सभी लोग अपना काम पूरा कर चुके थे और आराम करने के लिए वापस आ गए थे। छोटे राजकुमार, क्या अनाज वितरण सुचारू रूप से हुआ? डोंग युवानक्सुआन ने नियमित रूप से पूछा। कौन जानता था? यह सुनकर दाओहुआ का दिल कड़ा हो गया और उसने जल्दी से जियो येयांग की ओर देखा। जियो येयांग ने दाओहुआ की आंखों में भाव देखकर बिना कुछ बोले अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली। चूंकि उसने वादा किया था, वह निश्चित रूप से अपना वचन निभाएगा। यह आदमी उस पर भरोसा न करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? सब कुछ ठीक हो गया, बस इतना ही। दाओहुआ तेजी से आगे बढ़ा और फुसफुसाया, जियो येयांग, बकवास मत करो, ठीक है। यान वेंशियू ने देखा और कहा, छोटे राजकुमार, यह क्या है? क्या मेरी सबसे बड़ी बहन ने कुछ परेशानी पैदा की? जियो येयांग ने दाओहुआ के चिंतित चेहरे को देखकर हंसते हुए कहा,
कोई परेशानी नहीं हुई। यह सिर्फ इतना है कि मुझे लगता है कि बाहर अभी भी कुछ हद तक असुरक्षित है, इसलिए भविष्य में जब हर कोई बाहर जाएगा तो बेहतर होगा कि दाओहुआ और डोंग सिस्टर को साथ न लाया जाए। जियो येयान को यह कहते हुए सुनकर दाओहुआ ने तुरंत राहत की सांस ली और शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा, मैं वास्तव में बाहर नहीं जाना चाहता था। अगर आपने आज मुझसे नहीं पूछा होता तो मैं दलिया बांटने में व्यस्त होता। यह देखकर कि जियो येयांग क्रोधित हो रहा था, दाओहुआ ने तुरंत डोंग युवानयाओ को पकड़ लिया और वहां से खिसक गया। यह देखकर यान वेनशियू ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया, मेरी सबसे बड़ी बहन बहुत अनियंत्रित है। जब हम वापस जाएंगे तो मुझे अपनी माँ से बात करनी चाहिए और उनसे मेरी सबसे बड़ी बहन पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए कहना चाहिए। इन शब्दों पर जियो येयांग की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उसने जल्दी से कहा, वास्तव में दाओहुआ को बेलगाम नहीं माना जा सकता। वह बस अधिक हंसमुख है। मुझे लगता है कि उस तरह का स्वभाव काफी अच्छा है और अतिरिक्त संयम की कोई आवश्यकता नहीं है। यान वेनशियू आश्चर्यचकित रह गया और उसने जियो येयांग को आश्चर्य और संदेह के मिश्रण से देखा। जियो येयांग को एहसास हुआ कि एक बाहरी व्यक्ति के रूप में उसे किसी और की बेटी की परवरिश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, खासकर इतने सारे लोगों के सामने, और सोच रहा था कि चीजों को कैसे सुचारू किया जाए जब यान वेनकाई जोर से हंसने लगी और हस्तक्षेप किया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बड़े भाई, हमारी सबसे बड़ी बहन जैसी है वैसी ही ठीक है। क्या आप चाहते हैं कि वह अन्य नाजुक युवतियों की तरह कमजोर हो और थोड़ी सी भी उत्तेजना पर रोने लगे? बस भाई डोन को देखो, उसकी बहन हमारी सबसे बड़ी बहन की तुलना में बहुत अधिक अनियंत्रित है, और भाई डोंग ने कुछ भी नहीं कहा है ना? डोंग युवानिक्सुआन ने यान वेनकाई की ओर बिना शब्द कहे देखा, मेरी बहन कहाँ अनियंत्रित है? वह बस थोड़ी जीवंत है। यान वेनकाई को यह तर्क देने की जहमत नहीं उठाई जा सकती थी। ठीक है, चाहे वह जीवंत हो या खुशमिजाज, भाइयों के रूप में, जब तक हमारी बहन खुश है, उसे थोड़ा सा प्यार देने में क्या हर्ज है? यान वेनताओ ने भी कहा, मुझे भी लगता है कि दाओहुआ जैसी सीधी सादी है, वैसी ही ठीक है। यान वेनशियू ने अपने दो छोटे भाइयों पर तिरस्कार भरी नजर डाली, मैं अपनी सबसे बड़ी बहन के सर्वोत्तम हित के बारे में सोच रहा हूँ। यह अब घर पर ठीक है, लेकिन अगर वह शादी के बाद भी इसी तरह व्यवहार करती है। यान वेनकाई ने तुरंत हस्तक्षेप किया, शादीशुदा होने में क्या बुराई है? यहाँ हमारे भाइयों के साथ मेरी बहन को धमकाने की हिम्मत कौन करेगा? अगर मेरे भावी जीजाजी वास्तव में आपके और मेरे साथ कुछ भी बेहतर नहीं जानते हैं, तो चलो उसे सुअर के सिर में बदल दें, इस हद तक कि उसके माता पिता भी उसे पहचान नहीं पाएंगे। यान वेनताओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। यह देखकर यान वेनशियू को अब बोलने की इच्छा नहीं हुई। हर किसी को अपना जीवन स्वयं जीना चाहिए। मुसीबत के समय में एक या दो बार परिवार आपके लिए खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा बार बार होता है तो समस्याओं को हल करने के लिए खुद पर निर्भर रहना होगा। उसने नहीं सोचा था कि उसकी सबसे बड़ी बहन बुरी थी, केवल उसे और अधिक आरक्षित होने की जरूरत थी। दुनिया गंभीर है और बहुत आवेग में जीना अच्छा नहीं है। अजीब भिक्षु, क्या दादी गू अभी तक जाग रही हैं? डाकू ने उस व्यक्ति को नदी से बचाया था और उन्हें जड़ी बूटियों की दुकान में लाया था, और अब जब बाकी सभी लोग चले गए थे, केवल दादी गू और अजीब साधु ही यहाँ थे। ऐसा नहीं था कि वे दोनों वहां से जाना नहीं चाहते थे, बात बस इतनी थी कि ग्रनी गू कमजोर थी, और नदी में गिरने की तकलीफ से उसकी लगभग आधी जिंदगी खत्म हो गई थी, वह अभी भी बिस्तर से नहीं उठ सकी। जब दाओहुआ पहुंचा तो गू जियान दवा खा रहा था। चूंकि उन्हें डाकू द्वारा लाया गया था, जड़ी बूटियों की दुकान ने उन दोनों के लिए एक कमरा खाली कर दिया था। इस समय ग्रैनी गू बिस्तर पर लेटी हुई थी, जबकि अजीब साधु दरवाजे पर दवा खोलता हुआ बैठा था। गू जियान ने दाओहुआ पर नजर डाली और कुछ नहीं बोला, लेकिन वह दरवाजे की ओर चली गई। दाओहुआ ने कमरे में झांक कर देखा और दादी गू को बिस्तर पर बैठने के लिए संघर्ष करते देखा। यह देखकर दाओहुआ जल्दी से अंदर चला गया और बुढ़िया को बैठने में मदद की।
गू जियान ने उस पर एक नजर डाली और उसे रोका नहीं। कुछ देर तक अपनी सांसें थामने के बाद दादी गू दाओहुआ की ओर देखकर मुस्कुराई। क्या तुम यान परिवार के गांव की छोटी लड़की नहीं हो? दाओहुआ आश्चर्यचकित होकर बोला, दादी गू, क्या आप मुझे याद करती हैं? दादी गू मुस्कुराई और सिर हिलाया। इस युवा लड़की ने अपनी दादी के लिए दवा लेने के लिए 5 साल की उम्र में अकेले बाहर निकलने का साहस करके उन पर गहरी छाप छोड़ी थी, और वो बहुत बहादुर भी थी। जब उसने उसे पहली बार देखा तो वह डरी नहीं थी। उसका चेहरा, जिसका अधिकांश हिस्सा जला हुआ था, उसे देखने वाले कुछ वयस्क भी डर गए। दवा मांगने के बाद उसकी दादी उसे कुछ और बार कॉन्वेंट में ले आई और यहाँ तक विशेष रूप से उसे देने के लिए भोजन भी बनाया। दयालुता का यह सरल कार्य वास्तव में अविस्मरणीय था। दाओहुआ भी मुस्कुराया। वो उस समय दवा प्राप्त करने में सक्षम थी, सबसे पहले कॉन्वेंट के मठाधीश के कारण, और दूसरे ग्रानी गू की मदद के कारण। हालांकि उसका आधा चेहरा जल गया था, फिर भी वह बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी क्योंकि बुढ़िया की आंखें बहुत कोमल और शांत थीं। इस समय गू जियान दवा लेकर आया। दाओहुआ ने तुरंत मजाक में कहा, दादी गू, आपकी याददाश्त तो सजीव भिक्षु की तुलना में बहुत बेहतर है। उसने मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया। ग्रानी गू ने अपने भाई की ओर देखा और हंसते हुए कहा, वह जीविकोपार्जन में व्यस्त है। उसके दिमाग में बहुत सी अलग अलग चीजें हैं, और स्वाभाविक रूप से उसे याद नहीं रहेगा, जैसा कि मुझे याद नहीं रहता है। दाओहुआ ने जिज्ञासा से पूछा, दादी गू, आप कॉन्वेंट में अच्छा कर रही थीं। आप जिंगयुन प्रांत में क्यों आई? ग्रानी गू की अभिव्यक्ति दुखद हो गई। एबॉट ह्यूड का निधन हो गया है। इस खबर पर दाओहुआ हैरान रह गया। यह कैसे हो सकता है? मुझे याद है जब हम उस साल वहां से निकले थे, तो वह काफी स्वस्थ दिख रहा था। ग्रानी गू ने कहा, बीमारी गिरते पहाड़ की तरह हमला करती है। जीवन और मृत्यु का अर्थ कौन समझ सकता है? दाओहुआ आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए चुप हो गया। एबॉट हुईडे का निधन हो गया, और नए मठाधीश ने आपको बाहर निकाल दिया। दादी गू ने गू जियान की ओर देखा। नए मठाधीश ने हमें बाहर नहीं निकाला, लेकिन उसने काउंटी मजिस्ट्रेट से मित्रता कर ली, और मजिस्ट्रेट की एक बूढ़ी माँ है जो साल भर बिस्तर पर रहती है, इसलिए वह चाहता था कि जियोजियन उसका इलाज करे। जियोजियन अनिच्छुक था, इसलिए हमें लगा कि अब कॉन्वेंट में रहना अनुचित है। दाओहुआ ने समझ में सिर हिलाया। वो विचित्र भिक्षु विचित्र था, और ऐसा प्रतीत होता था कि उसे अधिकारियों के प्रति विशेष नापसंदगी थी। तभी गू जियान ने दवा तैयार करना समाप्त कर लिया और इसे दादी गू को देने के लिए तैयार था। मैं कर देता हूँ। दाओहुआ ने स्वाभाविक रूप से उससे दवा का कटोरा ले लिया। अजीब भिक्षु अब युवा नहीं था, और वह दवा उबालते समय इतनी देर तक बैठा रहा था। उसने उस पर नजर डाली और देखा कि उसके पैर हल्के हल्के कांप रहे थे। गू जियान ने दाओहुआ की ओर देखा लेकिन मना नहीं किया। दादी गू मुस्कुराई और गू जियान से कहा, बैठो और थोड़ी देर आराम करो। गू जियान ने सिर हिलाया और पास के स्टूल पर बैठ गया। जैसे ही दाओहुआ ने ग्रानी गू को दवा खिलाई, वह हंसी और बोली, वो वास्तव में आपकी बात सुनता है। ग्रानी गू ने दवा पीने के बाद उदासी भरी आवाज में कहा, मैं बस यही चाहती हूँ कि वह इतना आज्ञाकारी न हो। उसके शब्द धीरे से बोले गए थे, और दाओहुआ ने उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं सुना। क्या? बूढ़ी दादी ने अपना सिर हिलाया और अधिक कुछ नहीं कहा, लेकिन पूछा, युवा लड़की, मैंने सुना है कि जो युवक पहले तुम्हारे साथ था, वह कैसा राजकुमार था? दाओहुआ ने हंसते हुए कहा, वह राजकुमार नहीं है, वह राजकुमार का बेटा है। गू जियान ने तुरंत देखा, कौन सा राजकुमार? दाओहुआ ने उसकी ओर देखने से पहले झिझकते हुए कहा, आप यह क्यों जानना चाहते हैं? दाओहुआ की आंखों में घबराहट देखकर बूढ़ी दादी मुस्कुराई। वह ठीक है, एहसान लेना पसंद नहीं करता। उस नेक व्यक्ति ने हमारी मदद की, और चूंकि हम उसका बदला नहीं चुका सकते, हमें कम से कम यह जानना चाहिए कि वह कौन है ना? यह सुनने के बाद दाओहुआ ने यह सोचकर थोड़ा सतर्क हो गई कि जियो येयांग की पहचान यहाँ कोई रहस्य नहीं है, और कहा, वो प्रिंस पिंग का वैध पुत्र है।
प्रिंस पिंग। दाओहुआ को अपने हाथ पर एक मजबूत पकड़ महसूस हुई और उसने नीचे देखा तो बूढ़ी दादी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जबकि गु जियान, जो पहले बैठा था, भी खड़ा हो गया था। बूढ़ी दादी, तुम्हें क्या हो गया है? दाओहुआ की आंखों में संदेह गहरा गया। बूढ़ी दादी ने अपना हाथ छोड़ दिया, एक पल के लिए चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया, फिर कुछ अस्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ फिर से देखा, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन दाओहुआ खड़ा हुआ और उन दोनों की ओर देखा। तुम्हें प्रिंस पिंग के प्रति कोई शिकायत नहीं होगी, है ना? गु जियान ने चिढ़कर कहा, तुम किस बारे में सोच रही हो, लड़की? हम दो वृद्ध लोगों का उच्च और शक्तिशाली राजकुमार पिंग से क्या लेना देना हो सकता है? दाओहुआ, यह निश्चित नहीं हो सकता। मास्टर्स आम लोगों के बीच पाए जा सकते हैं, और बूढ़ी दादी और अजीब भिक्षु दोनों स्पष्ट रूप से सामान्य नहीं थे। उनके लिए एक राजकुमार के प्रति द्वेष रखना असंभव नहीं था। दाओहुआ की आंखों में बढ़ती घबराहट देखकर गु जियान अवाक रह गया। वो खुद को पहले से ही काफी सतर्क मानता था, लेकिन इस लड़की की तुलना में वह एक मास्टर का सामना करने वाला महज प्रशिक्षु लग रहा था। उसने और उसकी बहन ने बमुश्किल थोड़ा उत्साह दिखाया था, और इस लड़की ने सोचा कि वे प्रिंस पिंग के बेटे को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे। बूढ़ी दादी, युवा लड़की, चिंता मत करो, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बूढ़ी दादी की आंखों में ईमानदारी को देखते हुए दाओहुआ के चेहरे पर झिझक दिखाई दी। फिर, क्या आप प्रिंस पिंग को जानते हैं? आपके पास इतने सारे प्रश्न क्यों हैं? हम एक पूछते हैं, और आपको इसे वापस पूछना होगा, है ना? गु जियान आगे बढ़ा, दाओहुआ के हाथ से दवा का कटोरा छीन लिया। ठीक है, अब आपको दवा खिलाने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। अजीब भिक्षु को उसे बाहर निकालते हुए देखकर दाओहुआ भी अवाक रह गया। मैं बस यूं ही पूछ रहा था, क्या आपको इतनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया करने की जरूरत है? गु जियान, एक हाथ में दवा पकड़े हुए और दूसरे हाथ से दाओहुआ को डांटते हुए, मैं ऐसा ही हूँ। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है, तो जल्दी करो और चले जाओ। जब जियो येयांग की आवाज आई तो दाओहुआ लगभग दरवाजे तक ही पहुंच गया था। आप क्या कर रहे हो? दाओहुआ और गु जियान दोनों के शरीर एक ही बार में अकड़ गए। तभी एक धमाके के साथ बूढ़ी दादी बिस्तर से गिर गईं। बहन, गु जियान जल्दी से भाग गया। दाओहुआ तुरंत मदद के लिए पीछे आया। जियो येयांग ने देखा कि दोनों मदद करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और तेजी से आगे बढ़े। आसानी से बूढ़ी दादी को वापस बिस्तर पर उठा लिया, फिर चिंतित होकर पूछा, दादी, जब आप गिरी थी तो क्या आपको चोट लगी थी? यह सुनकर बूढ़ी दादी की आंखें तुरंत नम हो गईं और उसने रोते हुए कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। जियो येयांग ने सिर हिलाया, पीछे हटना चाहा, लेकिन पाया कि उसका हाथ कसकर पकड़ा गया था। हालांकि उसे कीटाणुओं का डर नहीं था, लेकिन उसे अजनबियों द्वारा खींचा जाना भी पसंद नहीं था और उसने तुरंत अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन एक बार खींचने के बाद भी वह उसे छुड़ा नहीं सका। यह देखकर जियो येयांग को असहाय महसूस हुआ। वो बल प्रयोग कर सकता था, लेकिन उसे बुजुर्ग महिला को घायल करने का डर था, इसलिए वो केवल दाओहुआ की ओर देख सकता था और उससे मदद मांग सकता था। संकेत प्राप्त करने के बाद दाओहुआ तुरंत आगे बढ़ा। बूढ़ी दादी, आप पहले लेट जाएं, अजीब भिक्षु को जांचने दे कि क्या आपने खुद को चोट पहुंचाई है। उसने धीरे से बूढ़ी दादी का हाथ खोलते हुए आराम से फुसफुसाया। गु जियान की मदद से दादी गु धीरे धीरे बिस्तर पर वापस लेट गईं, लेकिन उनकी नजरें जियो येयांग पर टिकी थीं। जियो येयांग को घूरे जाने पर असहजता महसूस हुई और उसने अपना ध्यान दाओहुआ की ओर घुमाया। उसकी आंखें सवाल कर रही थीं, वास्तव में क्या हो रहा है? दाओहुआ ने अपने कंधे उचकाए और सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह भी नहीं जानती थी। जैसे ही दाओहुआ ने सोचा कि दादी गु कुछ कहने वाली हैं, अप्रत्याशित रूप से दादी गु ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी पीठ उनकी ओर कर ली, जैसे कि वह अब उन्हें देखना नहीं चाहती थी। इस समय गु जियान ने कहा, मेरी बहन को अब आराम करने की जरूरत है। आपको चले जाना चाहिए। उसका स्वर स्पष्ट रूप से कठोर और अप्राप्य था। जवाब में दाओहुआ और जियो येयांग ने एक दूसरे को हैरान होकर देखा।
दाओहुआ ने बिस्तर पर बैठी दादी गू की ओर देखा, एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, दादी गू, आप अच्छे से आराम करें। हम अब जाएंगे। दादी गू ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि गू जियान स्पष्ट रूप से अधीर होकर उन्हें दूर करने लगा। दाओहुआ अवाक रह गया और जियो येयांग तेजी से कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही दोनों कमरे से बाहर निकले, दरवाजा धमाके के साथ बंद हो गया। जियो येयांग ने दृढ़ता से बंद दरवाजे को देखा, वह स्पष्ट रूप से स्तब्ध था। यह पहली बार था जब उसे इतनी बेरुखी से बर्खास्त किया गया था। थोड़ी देर बाद उन्होंने असंतुष्ट होकर कहा, यह कैसा रवैया है? दाओहुआ के पास भी शब्द नहीं थे। अजीब भिक्षु ऐसे ही होते हैं, स्वभाव से बहुत अजीब। वे जिन लोगों को नापसंद करते हैं, उन पर नजर डालने की जहमत भी नहीं उठा सकते। जियो येयांग ने निराशा से देखा, क्या आप कह रहे हैं कि वह अजीब भिक्षु वास्तव में मुझे नापसंद करता है? नहीं तो उसके आते ही वो उसे जल्दी से क्यों भगा देता? दाओहुआ ने जियो येयांग की ओर देखते हुए अपनी ठुड्डी थपथपाई, फिर अचानक कहा, वे तुम्हारे पिता को जानते होंगे। हो सकता है कि वे उनके प्रति द्वेष भी रखते हों। जियो येयांग ने इस पर हंसते हुए सीधा जवाब दिया, असंभव। मेरे पिता चाहे कैसे भी हों, वह तुम्हारी दादी से भी बड़े दो बुजुर्गों पर अत्याचार नहीं कर सकते थे। दाओहुआ ने सिर हिलाया लेकिन फिर भी हैरान दिखाई दिया, लेकिन जब उन्होंने मुझे प्रिंस पिंग का जिक्र करते हुए सुना, तो वे काफी उत्तेजित हो गए, और जब दादी गू ने भी आपको देखा तो वह अपना आपा खो बैठी। आप इसे कैसे समझाएंगे? जियो येयांग के पास शब्द नहीं थे। मुझे कैसे पता चलेगा? क्या तुमने नहीं कहा कि वे अजीब लोग थे? क्या अजीब लोगों के लिए अजीब व्यवहार करना सामान्य नहीं है? दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया और विचार करना जारी रखा, मुझे लगता है कि उनके मन में या तो आपके परिवार के प्रति द्वेष है या कृतज्ञता का कर्ज है। जियो येयांग ने उसकी बात काटते हुए कहा, तो फिर यह कृतज्ञता का ऋण होगा। उनकी शक्ल देखकर लगता है कि उन्हें अतीत में बहुत कष्ट सहना पड़ा होगा। शायद मेरे पिता ने उन्हें बचाया होगा। दाओहुआ ने सिर हिलाया, शायद यह सच है। अगर उन्हें वास्तव में कोई शिकायत होती, तो ग्रानी गू का आपके प्रति रवैया ऐसा नहीं होता। जियो येयांग, ठीक है, चलो इस विषय को छोड़ दें। मेरे पास आज करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं दलिया बांटने के लिए आपके साथ चलूंगा। बहुत बढ़िया। युवानयाओ और मैं केवल कम हाथ होने के बारे में चिंता कर रहे थे। कमरे के अंदर, जब तक जियो येयांग और दाओहुआ की आकृतियां नजरों से ओझल नहीं हो गईं, तब तक गू जियान खिड़की से बाहर नहीं निकला और बिस्तर के पास नहीं बैठा। दादी गू ने अपनी आंखें खोली, उसकी निगाहें बेजान थीं और उसने छतरी की ओर देखा, क्या वे चले गए हैं? गू जियान ने सिर हिलाया, उनके पास है। एक पल की चुप्पी के बाद ग्रानी गू के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी, आखिरकार स्वर्ग मुझ पर मेहरबान है। मरने से पहले मुझे प्रिंस पिंग के बेटे को देखने का मौका मिला। गू जियान की आंखों में आक्रोश की झलक दिखी, बहन। दादी गू ने गू जियान के शब्दों को काटने के लिए अपना पतला हाथ उठाया, थोड़ी देर में, जब मेरा स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर हो जाएगा, तो हमें चले जाना चाहिए। चूंकि हमने तब अपनी पसंद बना ली थी, इसलिए हमें अब उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। गू जियान ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी मुठियां कसकर बंद हो गईं। थोड़ी देर बाद उसने बेबसी से कहा, ठीक है। वो लड़की कुछ चावल और आटा लेकर आई, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बना देता हूँ। इतना कहकर वह खड़ा हुआ और चला गया। अपने भाई को पीछे हटते हुए देखकर दादी गू बिस्तर पर लेट गईं और एक गहरी सांस ली, अपने जले हुए गाल को सहलाया और आंसू बहाए। यह सब उसका भाग्य था। हालांकि ग्रानी गू और अजीब साधु का व्यवहार कुछ हैरान करने वाला था, दाओहुआ और जियो येयांग ने इसे दिल पर नहीं लिया, क्योंकि उनमें से किसी को भी कोई द्वेष महसूस नहीं हुआ। निम्नलिखित अवधि में, एक दलिया बांटने में व्यस्त था जबकि दूसरा गवर्नर गुओ के कार्यों में व्यस्त था, और उन्होंने जल्द ही इस मामले को अपने दिमाग से निकाल दिया। एक बार जब जिंगयुन प्रांत में आपदा की स्थिति कम हो गई और शहर के द्वार पर दलिया वितरण बंद हो गया, तो दाओहुआ को अंततः दो लोगों की याद आई। मुझे आश्चर्य है कि क्या दादी गू की बीमारी में सुधार हुआ है।
बाद में दलिया वितरण बर्तनों को पैक करने के बाद मैं उन्हें जांचने के लिए एक चक्कर लगाऊंगा। जियो येयांग, जो पास में ही मदद कर रहा था, ने यह सुना और कुछ सोचने के बाद कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दाओहुआ ने उसकी ओर देखा, तुम क्यों जाओगे? जियो येयांग एक पल के लिए रुका। बूढ़ी औरत काफी दयनीय लग रही थी। क्यों न जाकर उसे देखा जाए। जब उसने उसकी ओर देखा था तो उसकी आंखों में जो डैक था उसे याद करके वह कुछ असहज महसूस कर रहा था। दाओहुआ उदासीन था और उसने चतुराई से सब पैक पैक कर दिया। डोंग युवानयाओ को सूचित करने के बाद वह वांग मैनमेन और जियो येयांग को फार्मेसी में ले गई। फार्मेसी में पहुंचने पर उन्हें दुकानदार ने सूचित किया कि ग्रानी गु और अजीब भिक्षु कई दिन पहले चले गए थे। दाओहुआ ने आश्चर्य दिखाया, वे क्यों चले गए? क्या दादी गु पहले ही बिस्तर से उठ सकती थीं? हालांकि ग्रानी गु के स्वास्थ्य की बारीकियों से अनभिज्ञ होने के बावजूद वह देख सकती थी कि ग्रानी गु बहुत कमजोर थी और 1 या 2 महीने तक आराम किए बिना ठीक नहीं होगी। दुकानदार ने अपना सिर हिलाया। मास्टर गु ने एक बैलगाड़ी किराए पर ली और दादी गु को ले गए। जियो येयांग ने भौहें सिकोड़ी, वे इतनी जल्दी चले गए, क्या कुछ गड़बड़ थी? दुकानदार को पता नहीं चला और मुस्कुराते हुए कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मास्टर गो एक बहुत ही सक्षम व्यक्ति हैं। वो इन दिनों फार्मेसी में काफी मदद कर रहे हैं, कई मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हालांकि ग्रैनी गो की हालत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन उनमें काफी सुधार हुआ है। वो एक समय में लंबे समय तक नहीं चल सकती हैं, लेकिन कभी कभार चलने फिरने में कोई समस्या नहीं है। ओह ठीक है। मास्टर गो के जाने से पहले उन्होंने 2 चीजें छोड़ी और मुझसे उन्हें तुम्हें देने के लिए कहा। दाओहुआ और जियो येयांग ने एक दूसरे पर नजरें डाली, फिर दोनों ने उत्सुकता से दुकानदार को सामान निकालते हुए देखा। जल्द ही दुकानदार भेड़ की खाल में कसकर लपेटी हुई 2 वस्तुओं के साथ लौटा। जो लाल डोरी से बंधा है वह मिस यान के लिए है, और जो नीली डोरी से बंधा है वह लिटिल प्रिंस के लिए है। दाओहुआ ने उसे लिया, हिलाया, क्या यह एक किताब है? उन्हें तुरंत खोले बिना उन्होंने दुकानदार से विदा ली और फिर गाड़ी पर चढ़ गए। एक बार गाड़ी में चढ़ते ही दाओहुआ ने तुरंत भेड़ की खाल उतारी और वास्तव में उसे एक किताब मिली। यह एक मेडिकल किताब है। दाओहुआ ने तेजी से उसे पलटा, उसकी आंखें चमक उठीं। किताब के अंदर कई चिकित्सीय नुस्खे दर्ज थे, यहाँ तक जहर बनाना भी शामिल था। उसकी प्रतिक्रिया देखकर जियो येयांग मुस्कुराया, यह सिर्फ एक मेडिकल किताब है। क्या यह आपके उत्साह के लायक है? दाओहुआ ने उत्तर दिया, आप क्या जानते हैं? भिक्षु का चिकित्सा कौशल बहुत उन्नत था। अगर मैं 1 या 2 चीजें सीख सकता हूँ, तो यह जीवन भर उपयोगी होगी। निस्संदेह जिस चीज ने उसे सबसे अधिक प्रसन्न किया वह स्वयं मेडिकल पुस्तक नहीं थी, बल्कि यह कि भविष्य में जब वह किसी नुस्खे का उपयोग करेगी, तो उसके पास स्रोत का बहाना होगा। जल्दी करो और देखो तुम्हारा क्या है। जियो येयांग ने सिर हिलाया, तेजी से अपनी भेड़ की खाल उतारी और फिर उसका चेहरा उत्साहित हो गया। वो एक मार्शल आर्ट मैनुअल था, और यह उस स्तर पर एक उच्च स्तर का मार्शल आर्ट मैनुअल था। दाओहुआ ने अपनी खुद की मेडिकल बुक और फिर जियो येयांग के हाथों में मार्शल आर्ट्स मैनुअल को देखा। दादी गु और अजीब भिक्षु वास्तव में सामान्य लोग नहीं थे। वह रुकी, फिर उत्सुकता से बोली, यह समझ में आता है कि भिक्षु ने मेरे लिए मेडिकल बुक छोड़ी, क्योंकि मैं उनका जीवन बचाने वाला उपकारक हूँ, लेकिन आपको देने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे वह केवल 2 या 3 बार मिले थे, एक मार्शल आर्ट मैनुअल, इसका क्या मतलब है? जियो येयांग भी स्तब्ध रह गया और अंत में कहा, शायद मेरे पिता ने वास्तव में उन पर दया दिखाई थी। दाओहुआ एक पल के लिए चुप हो गया और फिर सिर हिलाया। ठीक है, यह निश्चित रूप से दुश्मनी के कारण नहीं है। दाओहुआ और जियो येयांग, एक ने मेडिकल बुक और दूसरे ने मार्शल आर्ट मैनुअल प्राप्त किया। दोनों बहुत उत्साहित थे, और जिंग कोर्टयार्ड में लौटने पर हर कोई उनकी खुशी महसूस कर सकता था। यान वेनकाई ने दोनों की ओर देखा और हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें पैसे मिले? दाओहुआ और जियो येयांग ने एक दूसरे पर नजर डाली, मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। यान वेनकाई और पूछना चाहते थे,
लेकिन जियो येयांग ने उन्हें रोक दिया। आप सभी थोड़ा साफ सफाई कर लें, हम अगले कुछ दिनों में झोंगझोउ लौट सकेंगे। ये सुनते ही सभी का ध्यान हट गया। दाओहुआ ने मौके का फायदा उठाते हुए वहां से खिसक लिया और डोंग युवानयाओ ने उसका हाथ पकड़कर उसका पीछा किया। आप और लिटिल प्रिंस किस बारे में इतने गुप्त हैं? आपने वास्तव में क्या किया? दाओहुआ ने कुछ भी नहीं छिपाया और हंसते हुए कहा, क्या आपको वे दो बूढ़े लोग याद हैं जिन्हें मैंने पहले बचाया था? डोंग युयान्याओ ने सिर हिलाया। उन दोनों को याद न करना कठिन होगा, उनके साथ क्या हुआ? दाओहुआ ने अपने हाथ में मेडिकल बुक उठाई। उन्होंने जियो येयांग और मुझे एक एक किताब दी। डोंग युवानयाओ ने तुरंत पूछा, किस तरह की किताब? ग्रेटर देन दाओहुआ ने हंसते हुए कहा, मेरी एक मेडिकल किताब है, जहां तक जियो येयांग की बात है। अगर आप जानना चाहते हैं, तो आपको खुद ही उससे पूछना होगा। यह सुनकर डोंग युवानयाओ ने अधिक दबाव नहीं डाला, बल्कि बस इतना कहा, इस दिन और युग में अभी भी कई आभारी लोग हैं। दो बूढ़े लोग ऐसे ही थे, और वह युवक भी ऐसा ही था जिसने पहले नदी के किनारे मदद की थी। दाओहुआ ने सिर हिलाया, क्या यह सच नहीं है? डोंग युवानयाओ ने अपना सिर झुकाया और आंखों में मुस्कान के साथ दाओहुआ की ओर देखा। जिन युवा महिलाओं को वह जानती थी, उनमें कुछ ऐसी थीं जो आकर्षक और घमंडी थीं, और कुछ शांत और प्रतिष्ठित थीं, लेकिन कोई भी यान यही की तरह जीवंत और सहज नहीं थी। यह सहजता लापरवाह नहीं थी, यह उसकी अपनी क्षमताओं से उपजा है। डोंग युयान्याओ को अपनी ओर घूरते हुए देखकर दाओहुआ ने असमंजस में पूछा, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? डोंग युयान्याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मेरी माँ की एक बात याद आ गई जो एक बार मुझसे कही गई थी। उन्होंने कहा था, केवल क्षमता वाले लोग ही अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकते हैं। रुकते हुए उसने दाओहुआ की ओर देखा, मुझे लगता है कि तुम काफी सक्षम हो। दाओहुआ के पास अपना खुद का खेत और दुकानें थीं, और दलिया बांटते समय वह 10 नावों से अधिक अनाज लाने में कामयाब रही। बिना किसी से परामर्श किए वह पानी को नियंत्रित कर सकती थी, लोगों को बचा सकती थी और उनकी कृतज्ञता और पारस्परिकता प्राप्त कर सकती थी। यह सुनकर दाओहुआ तुरंत हंसी, उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। क्या आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं? बोलने के बाद उसने अपना चेहरा छुआ और शर्माते हुए हंसते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। आप मुझे शर्मिंदा महसूस करा रहे हैं। यह देखकर डोंग युवानयाओ के होंठ फड़क उठे। संकोच मत बनो, यह वास्तव में आंखों के लिए कठिन है। दाओहुआ के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसने अपनी आंखें घुमाई। उबाओ। डोंग युवानयाओ ने जवाब दिया, मैं एक आदमी नहीं हूँ, मैं इसकी सराहना नहीं कर सकता। दाओहुआ ने क्रोधित होकर कहा, यदि तुम पुरुष होते, तो भी तुम इसे नहीं देख पाते। जब डोंग युयान्याओ ने अपने भाइयों के प्रति दाओहुआ के रवैये के बारे में सोचा, तो वह जोर से हंस पड़ी, फिर राहत के साथ कहा, आखिरकार हम जल्द ही घर जा सकते हैं, इसके बारे में सोचकर ही मुझे खुशी होती है। सही, मैं आपको बता रहा हूँ, यह पहली बार है जब मैं इतने लंबे समय के लिए घर से दूर हूँ। मैंने सुना है कि तुम अपने परिवार को बताए बिना चुपचाप बाहर चले गए। क्या तुम्हें डर नहीं है कि जब तुम वापस लौटोगे तो तुम्हें डांटा जाएगा? यान यी, ऐसे खुशी के पल में क्या आपको मेरा उत्साह कम करना है? मेरा ऐसा इरादा नहीं था, यी ने उत्तर दिया। मैं बस आपको अभी एक रास्ता सोचने के लिए याद दिलाना चाहता था, ताकि जब आप वापस आएं तो आप पिछवाड़े में बंद न हो सकें और बाहर न आ सकें। डोंग युयान्याओ का चेहरा उतर गया और उसने आह भरते हुए कहा, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस यात्रा ने मेरे पिता और माँ को चिंता से पागल कर दिया होगा, यहाँ तक कि मेरी दादी को भी जब पता चला कि मैं और मेरा भाई जिंगयुन प्रांत में फंस गए हैं, तो बीजिंग से भागे। घर पहुंचने के बाद मेरे लिए पिटाई निश्चित रूप से अपरिहार्य है। दाओहुआ, हालांकि सहानुभूतिपूर्ण थी, उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कुराहट थी। सौभाग्य से, जब मैं चला गया, तो मैंने परिवार के बुजुर्गों को सूचित किया था। डोंग युयान्याओ के पास यह नहीं था। यान यही, तुम किसी और के दुर्भाग्य पर आनंद ले रहे हो। इसके साथ ही उसने दाओहुआ को पकड़ने की कोशिश की। दाओहुआ पकड़े जाने का इंतजार नहीं कर रही थी और तेजी से आंगन की ओर भागी, चिल्लाते हुए बोली, डोंग युवानयाओ,
मुझे आशा है कि घर पहुंचने के बाद भी तुम इसी तरह उत्साहित हो। 2 दिन बाद दाओ हुआ और उसके साथी अंततः झोंकझू जाने वाले जहाज पर चढ़ गए। जहाज पर डोंग युवानक सुआन, यान वेंशियू, झो चेंगे और अन्य सभी ने राहत के भाव व्यक्त किए, यह महसूस करते हुए कि वे अपनी वापसी करने में लगभग असमर्थ थे। देख पर दाओ हुआ और डोंग युवानयाओ को दूरबीन से चारों ओर देखते हुए सू होंगक्सन बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। इस बार हमें वास्तव में मिस यान को धन्यवाद देना होगा। अगर यह उसके लिए नहीं होता तो मुझे डर लगता है। इसके बाद के शब्द अनकहे रह गए, लेकिन हर कोई उन्हें अपने दिलों में जानता था। उपस्थित लोगों में वेंताओ को छोड़कर, जो कभी भी महामारी से संक्रमित नहीं हुए थे, अन्य सभी को मौत का सामना करना पड़ा था, और दाओहुआ उनका जीवन रक्षक था। जियो येयांग ने दाओहुआ की ओर देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। यह व्यक्ति उसे पहले भी 2 बार बचा चुका था। उन सभी ने कहा कि वह एक कुलीन व्यक्ति था, लेकिन उन्हें लगा कि दाओहुआ उसका परोपकारी था। उनके जीवन को बचाने की बात तो दूर, लेकिन पिछली बार बीज के दानों को इकट्ठा करना और इस बार महामारी के इलाज के लिए उपाय प्रस्तुत करना, प्रत्येक उदाहरण ने उनकी तत्काल जरूरतों को हल कर दिया था। उसने उसके लिए जो किया था उसकी तुलना में उसे लगा कि उसने कुछ नहीं किया है। डोंग युवानिक सुआन ने भी डेक पर मौजूद 2 लड़कियों पर नजर डाली, फिर यान वेंशियू की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, हम झोंकझोऊ लौटने के बाद कृपया मेरे घर अवश्य आएं। आप हमेशा भोजन और पेय के लिए मेरे घर आते हैं, इस बार मुझे मेजबान की भूमिका निभाने दीजिए। सू होंगक्सन ने भी इसमें शामिल होते हुए कहा, और मेरा घर भी। डींगे हाँकने की बात नहीं है, लेकिन जब पाक कौशल की बात आती है तो मिस यान स्वादिष्ट और भूख बढ़ाने वाली होती है, लेकिन अगर हम चालाकी और उपस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरी बहन उससे एक पायदान आगे निकल जाती है। यान वेनकाई ने तुरंत जवाब दिया, भोजन को इतना आकर्षक बनाने का क्या मतलब है? अंत में यह सब पेट में चला जाता है, क्या यह सिर्फ अनावश्यक उपद्रव नहीं है? सू होंगक्सन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी आलोचना करना एक बात थी, लेकिन उसकी बहन की नहीं। तुम जानवर हो, इसे शान कहा जाता है। तुम क्या जानते हो, यदि मिस यान, भाई यान और वेंटाओ नहीं होते तो मैं तुम्हें आमंत्रित करने की परवाह नहीं करता। तुम खाने के बारे में सोचते हो लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। यान वेनकाई ने उपहास किया, मानो मैं इसे खाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी बड़ी बहन द्वारा बनाए गए व्यंजन भी खत्म नहीं किए हैं। आपकी बहन जो बनाती है उसे खाने के लिए मुझे समय कहाँ मिलेगा? सू होंगक्सन ने गुस्से में कहा, यान वेनकाई, याद रखें कि आपने क्या कहा था, कि मेरी बहन का खाना मत खाओ। अगर मुझे पता चला कि तुमने खाया है, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम जमीन पर अपने दांत नहीं ढूंढोगे। यान वेनकाई ने घूर कर कहा, चिल्लाना बंद करो, अभी तक यह निश्चित नहीं है कि कौन किसे हराएगा। दोनों को फिर से बहस करते देख सभी ने बेबसी से अपना सिर हिला दिया। यान वेंशियू ने डोंग युवानक सुआन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर मौका मिला तो हम निश्चित रूप से आएंगे। हालांकि इस बार घर पर हमारी दादी बहुत चिंतित होंगी, इसलिए हमें घर जाकर पहले अपनी सुरक्षा की रिपोर्ट करने की जरूरत है। डोंग युवानक सुआन ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि इसका कोई मतलब है, इसलिए उन्होंने उनसे आगे आग्रह नहीं किया। उसी समय जिंगझोऊ शहर में यान निवास। यान परिवार उत्साह, आश्चर्य और अविश्वास की स्थिति में था। सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिए गए सोने, चांदी, जवाहरात और रेशम के कपड़ों को घूर रहा था। हजारों टन सोना, हजारों टन चांदी और गहनों और रेशम के बक्से। यान परिवार के लिए दृश्य आघात कुछ हद तक जबरदस्त था। जब यान झिगाओ उस हिजड़े को विदा करके लौटा, जो डिक्री की घोषणा करने आया था, तो उसने अपने परिवार को अभी भी स्तब्ध अवस्था में पाया। यह देखकर यान झिगाओ ने कुछ नहीं कहा। इस समय उसका हृदय भी अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। अपने पहले के पुरस्कारों की तुलना में वह अपने कर्तव्यों पर रिपोर्ट करने के लिए अगले साल बीजिंग जाने में सक्षम होने के बारे में अधिक चिंतित थे। आखिरकार यह सबसे बुजुर्ग दादी ही थी,
जिन्होंने सबसे पहले वास्तविकता की ओर लौटते हुए मैडम ली को खजाना दूर रखने का निर्देश दिया, और फिर यान झिगाओ से पूछा, दाओहुआ और वेनशियू वापस लौट रहे होंगे, है ना? यह तथ्य कि दाओहुआ ने यान परिवार के नाम से महामारी के इलाज की पेशकश की थी, उसके बारे में उसके सबसे बड़े बेटे ने उसे बताया था, और आज तक उसे अभी भी यह कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा। उनकी पोती ने केवल कुछ मेडिकल किताबों पर नजर डाली थी, और उसे महामारी का इलाज मिल गया। जब वह वापस लौटेगी, तो उसे इस बारे में पूरी तरह से पूछताछ करनी होगी कि यह उपाय कैसे हुआ। यान झिगाओ मुस्कुराते हुए अपनी मां का समर्थन करने के लिए आगे बढ़े। वेनशियू ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि उन्हें अगले कुछ दिनों में वापस आना चाहिए। बूढ़ी मैडम यान को अंततः राहत महसूस हुई। यह अच्छा है। यान जियुआन जल्दी से आगे की ओर झुका और मुस्कुराते हुए पूछा, बड़े भाई, अचानक सम्राट ने आपको पुरस्कृत करने के बारे में क्यों सोचा? यान झिगाओ ने उस पर नजर डाली, एक पल के लिए विचार किया, और सच्चाई नहीं छिपाई। सम्राट के फैसले से देश भर में अधिक उपज देने वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही दाओहुआ महामारी के इलाज की पेशकश करेगा, इसलिए यह इनाम। बोलते बोलते वह फिर मुस्कुराया। वैसे वेनशियू और अन्य लोगों ने आपदा राहत प्रदान करते हुए जिगुंग में कुछ योग्यता अर्जित की। मैंने सुना है कि सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से उनकी प्रशंसा भी की थी। बूढ़ी मैडम यान मुस्कुराई। वेनशियू, वेनताओ और वेनकई, वे सभी अच्छे हैं। यान झिगाओ ने सिर हिलाया और अपनी मां को वापस आंगन में ले गया, जबकि मैडम ली ने शाही उपहारों को मुख्य प्रांगण में ले जाने वाले नौकरों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की, जिससे यान परिवार के अन्य सदस्य अलग अलग भावों के साथ हॉल में खड़े रहे। उनमें से यान वेनबिन और यान यिशुंग सबसे जटिल भावनाओं को महसूस कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे पर नजरें डाली और एक दूसरे की आंखों में निराशा देखी। चाची, ऐसा लगता है कि वह वास्तव में इस बार 3 साल तक सीमित रहेंगी। यान झिगाओ को एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एक ऐसा कार्यक्रम जिसके बारे में जिंगझोउ शहर के लगभग हर किसी को पता होना चाहिए, वास्तव में सूचित किया गया था। यहाँ तक झेंझौ प्रांत के जिन अधिकारियों के पास जानकारी तक थोड़ी अधिक पहुंच थी, उन्होंने भी यह खबर सुनी थी। झोउ निवास। बूढ़े मास्टर झोउ अपने दूसरे बेटे द्वारा भेजे गए पारिवारिक पत्र को पढ़ रहे थे। बड़े मास्टर झोउ और मैडम झोउ नीचे बैठे चुपचाप इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ओल्ड मास्टर झोउ ने पत्र रख दिया, और एल्डर मास्टर झोउ ने तुरंत पूछा, पिताजी, दूसरे भाई ने अपने पत्र में क्या उल्लेख किया है? बूढ़े मास्टर झोउ मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपना अभिवादन भेजा और उल्लेख किया कि सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से उन बच्चों की प्रशंसा की जो आपदा राहत के लिए जिगुंग गए थे। एल्डर मास्टर झोउ और मैडम झोउ के चेहरे पर एक साथ खुशी दिखाई दी। क्या हमारे चेंगे उनमें से थे? बूढ़े मास्टर झोउ ने अपने बड़े बेटे की ओर देखा। क्या यह मूर्खतापूर्ण सवाल नहीं है? हमारा चेंगे लिटिल प्रिंस का अनुसरण करते हुए डोंग परिवार, सु परिवार और यान परिवार के बच्चों के साथ जिगुंग गया था। अगर उनकी प्रशंसा की गई और चेंगे को नजरअंदाज कर दिया गया तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। एल्डर मास्टर झोउ ने हंसते हुए कहा, मैं गलत बोल गया। बूढ़े मास्टर झोउ अपने सबसे बड़े बेटे से परेशान नहीं हो सके और सोचते रहे, छोटा राजकुमार जानता है कि उपकार कैसे करना है। यह व्यर्थ नहीं है कि चेंगे ने उसका अनुसरण करने का जोखिम उठाया। अभी के लिए ऐसा लगता है कि उसने सम्राट के साथ एक स्थायी प्रभाव बना लिया है। यह निश्चित है कि गवर्नर सु के सिंहासन के स्मारक में बच्चों का उल्लेख नहीं होगा। सम्राट को चेंगे और अन्य लोगों के बारे में जानने का कारण लिटिल प्रिंस की स्वयं की अधीनता ही रही होगी। जैसे ही उन्होंने बात की, ओल्ड मास्टर झोउ ने मैडम झोउ की ओर रुख किया, एक उदार उपहार तैयार करें, और एक बार चेंगे और अन्य लोग वापस आ जाएं, तो इसे यान परिवार के पास ले जाएं। इस बार मैडम झोउ ने कोई अनिच्छा नहीं दिखाई और सिर हिलाया। कृपया निश्चिंत रहें ससुर जी, मैं इसे अच्छी तरह से तैयार करूंगी। बेटे ने पहले ही एक पत्र वापस भेज दिया है। यदि इस बार दाओहुआ की मदद नहीं होती, तो यह अनिश्चित होता कि बेटा वापस आ पाता। ससुर के निर्देशों के बिना भी
वह अपना आभार व्यक्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आती। फिर ओल्ड मास्टर झो की अभिव्यक्ति कुछ हद तक उदासीन हो गई। यान परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाना वास्तव में सही कदम था। किसने उम्मीद की होगी कि हमसे मदद मांगने से पहले हमें फायदा होगा। एल्डर मास्टर झो ने उद्यम किया। सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से श्री यान की प्रशंसा की। क्या इसका मतलब यह है कि श्री यान पदोन्नति के लिए तैयार हैं? बूढ़े मास्टर झो ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए अपना सिर हिलाया। यह अभी अस्पष्ट है। यह ड्यूटी की रिपोर्ट के दौरान यान झिगाओ के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। एल्डर मास्टर झो ने आह भरते हुए कहा, अगर वह अच्छा प्रदर्शन करता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह राजधानी में ही रहेगा? बूढ़े मास्टर झो ने अपना सिर हिलाया। मैं इसे इस तरह से नहीं देखता। यदि सम्राट वास्तव में यान झिगाओ को महत्व देता है तो वह संभवतः उसे कहीं और नियुक्त करना जारी रखेगा। एल्डर मास्टर झो हैरान दिखे। ऐसा क्यों है? ओल्ड मास्टर झो ने समझाया, यान परिवार की बीजिंग में जड़ें नहीं हैं और अभी यान झिगाओ केवल 5वें रैंक के प्रीफेक्चुरल गवर्नर हैं। एक बार राजधानी में वह सिर्फ एक मामूली अधिकारी होंगे जिन पर शायद ही ध्यान दिया जाएगा। यह देखने के लिए कहीं और तैनात किया जाना बेहतर है कि क्या वह और अधिक हासिल कर सकते हैं। अगर उसके पास वास्तव में क्षमता है और वह आगे के काम पूरा करता है तो राजधानी लौटने तक वह शायद तीसरी श्रेणी में पहुंच जाएगा। एल्डर मास्टर झो, लेकिन ऐसी उपलब्धियां हासिल करना आसान नहीं है। राजधानी में रहना और राजधानी अधिकारी के रूप में सेवा करना बेहतर हो सकता है। बूढ़े मास्टर झो ने अपने सबसे बड़े बेटे की ओर देखा और चुपचाप आह भरी। सबसे बड़े बेटे में स्वाभाविक रूप से महत्वाकांक्षा और प्रयास करने की इच्छा की कमी थी। ऐसा व्यक्ति ही यथास्थिति बनाए रखने के लिए उपयुक्त है। सौभाग्य से उनका पोता चेंगे होनहार था और अब लिटिल प्रिंस और अन्य लोगों के साथ उसके अच्छे संबंध थे। जब उसका समय आएगा, झो परिवार उसके पोते के साथ अच्छे हाथों में होगा और जब वह अपने पूर्वजों से मिलेगा तो वह निश्चिंत हो सकता है। इस बीच दाओहुआ और उसके साथियों को ले जाने वाला जहाज झोंगझो प्रांत में प्रवेश कर गया। जब तक जहाज प्रांतीय राजधानी के बंदरगाह पर पहुंचा, तब तक रात हो चुकी थी। उस समय भले ही दाओहुआ और अन्य लोग घर लौटने के लिए उत्सुक हों, उन्हें अगले दिन तक इंतजार करना होगा। हाहा, अब आप सभी को हमारे स्थान पर आना होगा, डोंग युवानयाओ ने हंसते हुए दाओहुआ की बांह खींचते हुए कहा। दाओहुआ ने एक नजर में उसके इरादों को समझ लिया। आपको लगता है कि आपके घर में बाहरी लोगों के साथ आप सजा से बच सकते हैं, है ना? डोंग युवानयाओ ने दाओहुआ की ओर खींचा, चारों ओर देखा और फुसफुसाया, आप इसे जानते हैं तो इसे जोर से क्यों कहें? किनारे पर डोंग फैमिली बटलर काफी देर से गाड़ियों के साथ इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने डोंग युवानक्सुआन और समूह को देखा, वह तुरंत उनसे मिलने के लिए चला गया। इसके अलावा सू परिवार की गाड़ी भी किनारे पर इंतजार कर रही थी। बाद में सू होंगक्सिन को छोड़कर, जिनका घर प्रांतीय राजधानी में था, बाकी सभी लोग डोंग निवास में चले गए। जैसे ही गाड़ी डोंग निवास के द्वार पर पहुंची, गाड़ी के अंदर बैठे दाओहुआ ने मैडम डोंग को डोंग युवानक्सुआन की ओर भागते देखा और फिर फूट फूट कर रोने लगा। मास्टर डोंग अधिक संयमित और सहनशील थे, लेकिन फिर भी कोई उनकी आंखों में झिलमिलाते आंसू देख सकता था। दुनिया भर में माता पिता का दिल हमेशा बहुत दयनीय होता है। दाओहुआ ने अभी अभी आह भरी थी जब उसे लगा कि उसका हाथ खींचा जा रहा है। डोंग युवानयाओ ने दाओहुआ को उत्सुक आंखों से देखा। तुम्हें मेरे साथ उतरना होगा, नहीं तो मैं दरवाजे पर ही पिट जाऊंगा। दाओहुआ के सहमत या असहमत होने की प्रतीक्षा किए बिना उसने गाड़ी का पर्दा उठाया और उसे अपने साथ खींचते हुए गाड़ी से बाहर निकल गई। इधर मैडम डोंग ने अभी अभी अपने बेटे को छोड़ा था और अपने आंसू पोंछ रही थी जब उसने डोंग युवानयाओ को गाड़ी से उतरते देखा और तुरंत वो बहुत क्रोधित हो गई और उस पर हमला कर दिया। यी, मुझे बचा लो। डोंग युवानयाओ तुरंत दाओहुआ के पीछे छिप गया। उग्र आंखों वाली मैडम डोंग को निगलते हुए देखकर दाओहुआ का चेहरा सख्त हो गया और खुद से 3 या 4 मीटर की दूरी पर उसने शिष्टाचार में अपने घुटनों को मोड़ लिया। यी आंटी डोंग को नमस्कार करती है,
आंटी हमेशा शांतिपूर्ण और स्वस्थ रहें। दाओहुआ को देखकर मैडम डोंग का चेहरा तुरंत एक गर्म मुस्कान से चमक उठा। उसने अपने पीछे छिपी अपनी बेटी पर कड़ी नजर डाली और प्यार से दाओहुआ का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। 1 साल हो गया है और तुम और भी सुंदर हो गई हो। शुरू से ही गर्मजोशी से प्रशंसा किए जाने के कारण दाओहुआ को कुछ हद तक अनिश्चितता महसूस हुई कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए, और वो केवल अपना सिर झुका सकती थी और शर्म से मुस्कुरा सकती थी, जबकि डोंग युवानयाओ अभी भी उसके पीछे छिपा हुआ था। डोंग युवानयाओ ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और दाओहुआ को एक सुखद मुस्कान दी। तुम मेरी अच्छी बहन हो, और अच्छी बहनें किस लिए होती हैं? क्या यह किसी को क्रोध से बचाने के लिए नहीं है? कृपया मेरे साथ और अधिक सहन करें। यह देखते हुए कि उनके पति पहले ही लिटिल प्रिंस और अन्य लोगों को अंदर ले जा चुके हैं, मैडम डोंग मेहमानों के सामने अपनी बेटी को और डांटना नहीं चाहती थी, केवल मुस्कुराहट के साथ दाओहुआ को निवास में ले जा सकी, जबकि उन्होंने अपनी बेटी की ओर ठंडी, कटी हुई निगाहें डाली। इसके बाद सभी को सबसे पहले बूढ़ी मैडम डोंग से मिलने ले जाया गया। बूढ़ी मैडम डोंग विशेष रूप से बीजिंग से जल्दी में आ गई थी क्योंकि उनके पोते जिंगयुन प्रांत में फंस गए थे। अपनी दादी को देखकर डोंग युवानक्सुआन तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और झुक गया। यहाँ तक डोंग युवानयाओ ने भी इस बार कुछ करने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी ढंग से घुटने टेक दिए और झुककर अपनी गलती स्वीकार कर ली। यह देखते हुए कि वहां मेहमान मौजूद थे, बूढ़ी मैडम डोंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और डोंग युवानक्सुआन और उसकी बहन को उठने दिया। फिर वह दूसरों से मिलते हुए स्नेहपूर्वक मुस्कुराई। जब दाओहुआ को आगे आकर उसका स्वागत करने की बारी आई, तो बूढ़ी मैडम डोंग ने सीधे दाओहुआ को अपने पास खींच लिया, उसका मूल्यांकन करते हुए मुस्कुराई। फिर मैडम डोंग से कहा, वह एक साफ सुथरी बच्ची है, पहली नजर में आंख को भाती है। मैडम डोंग तुरंत मुस्कुराई, क्या ऐसा नहीं है? पहली बार जब मैंने उसे देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। बूढ़ी मैडम डोंग ने अपने पीछे नौकरानी की ओर देखा, जाओ, मेरे लिए वो ब्लू फील्ड जेड हेडड्रेस ले आओ जो मैं बीजिंग से लाई थी। वह शैली नहीं है, यह एक युवा महिला के पहनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। दाओहुआ गिरावट की ओर बढ़ने ही वाला था, लेकिन मैडम डोंग ने उस पर दबाव डाला। किसी बुजुर्ग के उपहार को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। बुढ़िया आपको पसंद करती है, आपको इसे स्वीकार करना होगा। दाओहुआ को थोड़ा अस्वस्थ महसूस करते हुए देखकर डोंग युवानयाओ जल्दी से बुढ़िया के दूसरी तरफ बैठ गया और स्थिति को कम करने के लिए कहा, दादी, क्या आप अब युवानयाओ को पसंद नहीं करती? वो और मैं बहनें हैं, उसके पास जो कुछ भी है, मेरे पास भी होना चाहिए। बूढ़ी मैडम डोंग ने डोंग युवानयाओ के माथे पर थपथपाया, अरे दुष्ट, मैंने तुम्हें अभी तक दंडित भी नहीं किया है, और तुम पहले से ही मेरे खजाने का लालच कर रहे हो। ऐसा कहने के साथ उसने दाओहुआ का हाथ खींचा और मुस्कुराई, अच्छी चीजें स्वाभाविक रूप से आज्ञाकारी और समझदार लड़कियों के लिए होती हैं। आप तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप सौम्य और संकोची होना सीख न जाएं, तब आएं और मुझसे चीजें मांगें। यह सुनकर डोंग युवानयाओ ने जोर से हंसी उड़ाई। दाओहुआ ने भौहें उठाई और ऊपर देखा, क्या क्या आपको बूढ़ी मैडम ने जो कहा उस पर आपत्ति है? डोंग युवानयाओ के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई और उसने अपना सिर हिलाया, नहीं नहीं, आप सबसे आज्ञाकारी है।